गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। ओके मैम, आज डेट कितनी है? आज डेट है 15 जून। आज है 15 जून 2020। अभी अभी पढ़ा रही हूँ, अभी थोड़ी सी देर में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। चलिए मैम, आज की कथा का एक बार सारांश बता दीजिए, मतलब कि समराइज्ड कर दीजिए आज की कथा को, कि आज की कथा में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आज की कथा से हमको क्या क्या नई नई सी चीज़ें पता लगेंगी। तो देखो, सबसे पहले तो जितना भी हमने लास्ट की 2 क्लासेस में किया उसका आपको एक बार पूरा समरी बताऊंगी। उसके बाद हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे अच्छे 3 एग्जाम्पल्स करेंगे। ये एग्जाम्पल करने के बाद हम अपने सेक्शंस की ओर आ जाएंगे। ओके मैम, तो बेसिकली आज की क्लास हमारी इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेगी। ओके मैम, ठीक है, अब आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोलो और मैं ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता। आपने बोला मैम पढ़ाओ, तो मैंने भी अब पढ़ाना है। 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी मैम, कुछ पढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा था। जीएसटी की बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही थी। तो अब आज आप आ गए हो तो आज आप खूब सारा पढ़ा दो, खूब सारा पढ़ा दो। जो लास्ट के 2 डेज में आपने ऑफ दिया था उसकी कमी प्लीज़ पूरी कर दो आज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें मुझे आपको कराने हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पर एग्जाम्पल से पहले आपको कराऊंगी समरी, कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार समराइज करूंगी। अच्छा सुनो, जो स्टूडेंट्स ने क्लास फर्स्ट और क्लास 2 नहीं किया है पहले जाके प्लीज़ उस क्लास को करो, अदरवाइज ये वाली क्लास आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, इम्पॉसिबल है। सबसे फर्स्ट क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग से नोट्स आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए होंगे, वहीं से बस रिवीजन करा रही हूँ, बहुत फास्ट कराऊंगी। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इनपुट किसे कहते हैं, गुड्स को इनपुट कहते हैं, इनपुट सर्विस किसे कहते हैं, जो सर्विसेज आप परचेज करते हो बिजनेस में यूज़ करने के लिए उसको इनपुट सर्विस कहते हैं। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसको आप बुक्स में कैपिटलाइज्ड कर देते हो। इनवर्ड सप्लाई जो आप परचेज करते हो अपने बिजनेस में गुड्स का या फिर सर्विसेज का परचेज करते हो या फिर उनका एक्विजिशन करते हो, उनको इनवर्ड सप्लाई कहते हैं। आउटवर्ड सप्लाई जो आप बिजनेस से आउट करते हो या फिर आप बिजनेस से सेल करते हो, इसके बहुत सारे मोड होते हैं। ट्रांसफ़र कर दो, सेल कर दो, बर्टर कर दो, एक्सचेंज कर दो, लीज कर दो, डिस्पोज कर दो, रेंट पर दे दो, आप कुछ भी नाम बोल सकते हो, लेकिन वो बिजनेस से आउट हो रहा है, दैट मीन्स वो आउटवर्ड सप्लाई है। टैक्सेबल सप्लाई वो होती है जिस पर जीएसटी लगता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो होती हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता, जो कि जीएसटी की दुनिया से बाहर है। एग्जेम्प्टेड अब बात आती है एग्जेम्प्टेड सप्लाई की। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होता है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई में 3 चीज़ें कवर करते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? ब्रॉडली पहले ये सुनो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब होता है कि जिस पर टैक्स नहीं लग रहा, जो कि टैक्स से फ्री है, जो कि टैक्स से फ्री है। इस पर काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट्स आ रहा था। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब कि जिस पर टैक्स नहीं लगता, जो कि टैक्स से फ्री है। लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में 3 तरह की सप्लाई कवर है: नील रेट सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नील रेट का मतलब क्या हुआ? 0 रेट से टैक्स लग रहा है, इसका मतलब आप कोई टैक्स का पैसा तो भर नहीं रहे हो, 0 रेटेड टैक्स दे रहे हो, एक तरह से जीएसटी नहीं लग रहा है। होली एग्जेम्प्ट जिस पर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लग रहा। नॉन टैक्सेबल जो जीएसटी के अंदर ही नहीं आता। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा बोलूँ तो तीनों में से किसी पर भी जीएसटी नहीं लगता है, तीनों में से किसी पर भी जीएसटी नहीं लगता। तो इसीलिए इनको एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में कवर कर दिया। आप सब जानते हो कि नील रेट लगता है जब आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हो, उनको बेचते हो, तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, लेकिन हम जीएसटी लगा देंगे तो गुड्स और सर्विसेज का रेट महंगा हो जाएगा, तो हमसे कोई क्यों खरीदना चाहेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है जीएसटी का रेट नील रखते हैं। होली एग्जेम्प्ट पहले जीएसटी तो लगना है, लेकिन जीएसटी लगाने से आपको एग्जैम्प्ट कर दिया गया सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, कि अब आपको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से सप्लाई को एग्जैम्प्ट कर दिया गया।
नॉन टैक्सेबल जो जीएसटी की दुनिया से बाहर हैं, जिन पर जीएसटी नहीं लगना। तो जब भी एग्जैम्प्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो एग्जैम्प्ट हमेशा इन तीनों को अपने अंदर कवर करता है। लेकिन मोटा मोटा तो आपने देख लिया, लेकिन इंटरनली देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि निल और एग्जैम्प्ट में अगर आप जो बेच रहे हो वो निल के रूप में बेच रहे हो, कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी दे देगी। लेकिन आप एग्जैम्प्ट सप्लाई के वे में उसको बेच रहे हो तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी नहीं देगी। इस तरह का डिफरेंस है। आउटपुट टैक्स क्या कहता है? आउटपुट जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, उस पर लगने वाले टैक्स को आउटपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स जो आप परचेज कर रहे हो, परचेज पर लगने वाले टैक्सेस को इनपुट टैक्स कहते हैं। वो टैक्स आरसीएम के अंदर में भी हो सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी आपने परचेज पर टैक्स भरे उन सबको इनपुट टैक्स बोलते हैं। और जब उन इनपुट टैक्सेस को हम अवेल करते हैं तो उनकी अवेलिंग को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। जॉब वर्क, इट मीन्स एनी ट्रीटमेंट। ये तो आपको पता है कि जॉब वर्क क्या होता है। जब कोई पर्सन अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर करके आगे परफॉर्मेंस करने के लिए दे देता है, बोलता है कि आप इस पे कोई ना कोई एक्टिविटी मुझे परफॉर्म करवानी है, प्लीज़ परफॉर्म कर दो। लाइक उसने चेयर बनाया, हमने अपने एग्जांपल में किया था, रजिस्टर्ड पर्सन थे, उन्होंने चेयर बनाया, चेयर बना के एक पर्सन को दे दिया, बोला इन चेयर को पॉलिश कर दो, डिज़ाइन कर दो। तो जिसने पॉलिश किया, डिज़ाइन किया, उसको बोला जाता है जॉब वर्कर। और जो ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, इस एक्टिविटी को बोला जाता है जॉब वर्क की एक्टिविटी। और सभी बोलेंगे मेरे साथ, जय माता दी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आप सबको पता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विस देने वाला पर्सन है वो लेबर वाला काम भी कर रहा है, प्लस वो मटेरियल भी दे रहा है। और जहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो प्रॉपर्टी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जीरो रेटेड क्या होता है? आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप गुड्स को बेच रहे हो एक SEZ एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आप सबको पता है कि इंडिया से गुड्स आउटसाइड इंडिया जाना। फिर थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी कि जो आप परचेज करते हो उसको क्या बोलते हैं? इनवर्ट बोलते हैं। इनवर्ट पर लगने वाले टैक्स को इनपुट टैक्स बोलते हैं। फिर जो आप सेल करते हो उसको आउटवर्ट बोलते हैं। आउटवर्ट पर लगने वाले टैक्स को आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो आप जब भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो, जो अपना नेट जीएसटी निकालते हो, जो अपना जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट निकालते हो, उसमें आप क्या करते हो? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कर देते हो और आपका टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट निकल के आ जाता है। फिर पढ़ाया था जो आप इन करते हो, मतलब कि जो आप इन्वर्ट करते हो बिजनेस में, जो भी आप परचेज करते हो उसमें आप क्या क्या परचेज करते हो? आप गुड्स परचेज करते हो, आप सर्विसेज परचेज करते हो और आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हो। तो जो आप गुड्स परचेज करते हो उन गुड्स को बोला जाता है, जल्दी से मैसेज करो, उन गुड्स को क्या बोला जाता है मैम? उन गुड्स को बोला जाता है इनपुट। वेरी वेरी गुड। उन गुड्स को बोला जाता है इनपुट। और जो आप सर्विसेज परचेज करते हो उनको इनपुट सर्विस बोला जाता है। और जो आप कैपिटल गुड्स करते हो उनको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। क्या इन सभी का क्रेडिट आपको मिलता है? जी नहीं। जिसका क्रेडिट आपको मिलेगा उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा वो क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट बोला जाता है। किसका मिलता है किसका नहीं, सेक्शंस में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने किया था जब भी आप इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो आपको आईटीसी ना मिल पाएगा। लेकिन आप बिजनेस एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। प्रोपोर्शनेट आईटीसी की कैलकुलेशन हम सीखेंगे सेक्शन में। फिर हमने किया कि अगर आप परचेज करते हो इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, तो जो आप परचेज कर रहे हो अगर इसको यूज़ करते हो एज अ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आप जो आगे बेच रहे हो उसको एज अ टैक्सेबल सप्लाई बेच रहे हो तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन एज अ एग्जाम सप्लाई बेच रहे हो तो आपको आईटीसी ना मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम्प्ट भी कर रहे हो और टैक्सेबल भी कर रहे हो, एक एग्जाम्पल दिया था पब्लिशर वाला, आप सबको याद होगा कि थोड़ा सा सेल जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पब्लिशर वाला एग्जाम्पल दिया था कि वो साथ साथ थोड़े से टेक्निकल डिवाइसेस भी बेचने लग जाते हैं। तो थोड़ी सप्लाई उनकी कैसी हो गई? टैक्सेबल, थोड़ी सप्लाई एग्जाम्प्ट। इस केस में आपको आईटीसी मिलेगा अपोर्शनमेंट बेसिस पर, प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। फिर ये थोड़ी सी मैंने आपको कथा की कहानी सुनाई थी। कथा की कहानी सुनाने के बाद आप सबको बताया था कि कौन कौन से सेक्शंस आप में से किस किस को पढ़ने हैं। फिर एक एग्जाम्पल किया था कि अगर मान लो मिस्टर ए जो कि गुड्स को बेच रहा है, मिस्टर बी गुड्स को खरीद रहा है, तो मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए इनवॉइस रेज करेगा, मिस्टर ए गुड्स का पैसा लेगा, मिस्टर ए ही जीएसटी की वैल्यू भी लेगा, ठीक है। फिर मिस्टर ए क्या करेगा? अपना GSTR 1 फाइल करेगा और गवर्नमेंट को बताएगा कि देख गवर्नमेंट, मैंने
इस बंदे को इतने रुपए का गुड्स बेचा है और इसने मुझे जीएसटी दे दिया है। तो इनवॉइस की सारी डिटेल वो GSTR1 में अपलोड करेगा। इधर से वो GSTR1 अपलोड करता है, उधर जाके GSTR2A ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है, मतलब कि रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेसिपिएंट को पोर्टल पर समराइज होकर दिखने लग जाता है कि रेसिपिएंट ने यहाँ से ये चीज़ों का परचेज किया है। उसके बाद रेसिपिएंट को GSTR2 भरना होता है, जिसमें वो गवर्नमेंट को बताता है कि मैंने ये चीज़ें मैंने ये इस बंदे से परचेज किया है, और 2 को वो अपलोड कर देता है। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट के पास 1 भी पहुंच गया, गवर्नमेंट के पास 2 भी पहुंच गया। गवर्नमेंट इसको बोल देती है रेसिपिएंट को कि तेरे ITC अब तेरे को मिल जाएगा, क्योंकि तूने हमको रिटर्न की फाइलिंग करके बता दिया कि तूने यहाँ से परचेज किया है। आप सभी को पता है कि जो फॉर्म GSTR2A होता है, ये जो फॉर्म होता है ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड ऑनली डॉक्यूमेंट होता है। ये कैसा डॉक्यूमेंट होता है, रीड ऑनली, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। चलो, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। इतना पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाया था GST के अंदर जो ITC होता है उसके बारे में चर्चा की थी कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या रहेगा, उसका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या रहेगा। आप सबको पता है कि सप्लाई 2 तरह की होती है, इंटर होती है और इंट्रा होती है। इंटर मतलब कि ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रही है, तो बेसिकली बॉर्डर क्रॉस हो रहा था। इंट्रा के अंदर विद इन स्टेट हो रही है, विद इन UT हो रही है। आप सबको पता है इंटर के केस में IGST लगता है, इंट्रा के केस में अगर इस ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट हो रही है तो जल्दी मैसेज करो, तो मैम लगता है CGST और SGST। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन विद इन यूनियन टेरिटरी हो रही है तो लगता है CGST एंड UTGST। जो IGST का पैसा होता है वो डायरेक्ट किसको पे किया जाता है, जल्दी मैसेज करो। IGST का पैसा पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल शेयर दिस अमाउंट विद द डेस्टिनेशन स्टेट। लेकिन इन केस ऑफ CGST डायरेक्ट किसको पे हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। SGST डायरेक्ट किसको पे हो जाता है, SGST को डायरेक्ट पे हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर मैंने आपको बताया था कि GST के नाम से नहीं लगता, GST इतने सारे नेम से लगता है, GST इतने सारे नेम से लगता है। तो GST CGST के नाम से लगता है, SGST के नाम से लगता है, IGST के नाम से लगता है, UTGST के नाम से लगता है। तो कौन से वाला टैक्स हम किसके साथ सेट ऑफ करेंगे, इसको बोला जाता है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में आपको सिखाया था कि सारे टैक्सेस सबके साथ यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रल वाला स्टेट के साथ नहीं होगा और स्टेट वाला सेंट्रल के साथ नहीं होगा। सिमिलरली सेंट्रल वाला यूनियन टेरिटरी के साथ नहीं होगा और यूनियन टेरिटरी वाला सेंट्रल वाले के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी सभी सेट ऑफ हो जाएंगे। लिखा भी हुआ CGST will never be utilized for SGST, SGST will never utilize for the CGST। और सेम ट्रीटमेंट किसका होता है, SGST जैसा UTGST का। अच्छा, अब इस पे 1-2 डाउट लेना चाहती हूँ। बच्चों के अगर डाउट्स आ रहे थे लास्ट क्लास में तो मैंने सोचा 1 मिनट लगा के क्लास में ले लूँगी। चलिए, स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम क्या हम SGST को UTGST से सेटल्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। पहला डाउट क्या था, क्या हम SGST को UTGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। चलो, इस चीज को सुनो, आप खुद मेरे को आंसर दोगे, मैं आपको आंसर नहीं दूंगी। मान लो ये जो बंदा है ये कहाँ पर रहता है, एक ले लेते हैं इसका चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, एक ले लिया हमने चंडीगढ़। आप सबको पता है कि जो चंडीगढ़ है वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में हुई है, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में हुई है, तो इसका मतलब इस पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, विद इन यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन हुई है तो इस पर क्या लगेगा, UTGST लगेगा एंड CGST लगेगा, यानी कि इस पर टैक्स क्या लग गया, UTGST लग गया। अब ये चंडीगढ़ वाला ट्रांजैक्शन किसी स्टेट में करता है, किसी स्टेट में करता है। मान लो ये जो जिस स्टेट में कर रहा है वो स्टेट है हरियाणा। अब चंडीगढ़ से ट्रांजैक्शन कहाँ पर हुई है, हरियाणा में हुई है। तो यहाँ पर देखो एक बॉर्डर क्रॉस हो गया, एक बॉर्डर क्रॉस हो गया, और जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस होता है ट्रांजैक्शन क्या बन जाती है, IGST।
जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होगा ट्रांजैक्शन क्या बन गई, IGST। तो CGST और UTGST आपस में कभी सेट ऑफ करने के लिए आपको कभी दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि या तो वो स्टेट होगा तभी यहाँ पर SGST आएगा, या तो वो कोई यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर UTGST आ जाएगा। लेकिन आप सोचो, एक ही क्वेश्चन में UTGST भी होगा, एक ही क्वेश्चन में SGST भी होगा, तो ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वही वाला टैक्स आपका बनेगा, या तो वो UTGST होगा या फिर वो SGST होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो ट्रांजेक्शन आपकी ITGST बन जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन ITGST बन जाएगी। अब हो सकता है आप हरियाणा से ट्रांजेक्शन ना करके अंडमान निकोबार से कर रहे हो। किससे कर रहे हो, अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार भी एक UT है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है ट्रांजैक्शन क्या बन जाती है, IGST। तो आपको समझ आया, SGST और UTGST कभी आपस में एक साथ आपको दिखेंगे ही नहीं, आपको एक साथ दिखेंगे ही नहीं। तो सेटल्ड करने की बात भी नहीं आएगी। चलो एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ये कल लाइव चैट में बच्चों के मैसेज आ रहे थे लास्ट क्लास में, उन्हीं बच्चों को आंसर दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने सब बच्चों को बोला था मेरे को वॉइस मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ समझाती, बट स्टूडेंट्स ने बोला मेरे को कि मैम आप लास्ट एक क्लास में इस चीज़ को प्लीज़ बता देना। चलो अब देखो, मैंने आपको बोला SGST से SG सेटल्ड हो जाएगा, SGST से SGST को आप सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि हरियाणा का SGST से आप हरियाणा का SGST ही सेट ऑफ कर रहे हो। तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम क्या हम दिल्ली के SGST से हरियाणा का SGST सेट ऑफ कर सकते हैं, दिल्ली के SGST से हरियाणा का SGST सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा मैंने क्या बोला था, SGST से SGST सेट ऑफ हो जाएगा, तो फिर हरियाणा के SGST से हरियाणा का SG सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बच्चों को आया कि क्या दिल्ली से हरियाणा वाला SGST सेट ऑफ हो जाएगा। तो देखो बात समझना, एक ये टैक्सेबल पर्सन है जो कि हरियाणा में रहते हैं, राइट। अगर ये ट्रांजैक्शन हरियाणा में ही करते हैं, मतलब कि जो गुड्स बेच रहे हैं वो ये हरियाणा में ही बेच रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन कैसी हुई, विद इन स्टेट हो गई, तो इस ट्रांजैक्शन पर क्या लगेगा, SGST और CGST, ठीक है। लेकिन अगर ये गुड्स दिल्ली में बेच रहे हैं, अगर ये गुड्स दिल्ली में बेच रहे हैं, तो जल्दी से बताओ कि क्या इस पर SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। मैम इस ट्रांजैक्शन पर तो IGST लगेगा, SGST लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब बात आ गई IGST की। तो आपने देखा एक क्वेश्चन में कभी भी दो स्टेट एक साथ नहीं आएंगे, दो स्टेट एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जो खुद के वाला स्टेट होगा जहां पर टैक्सेबल पर्सन रहता है वो ट्रांजैक्शन तो SGST बनेगी। लेकिन अगर वो किसी अदर स्टेट के साथ डीलिंग कर रहा है, अगर किसी अदर स्टेट के साथ डीलिंग कर रहा है तो वो ट्रांजैक्शन IGST बन जाएगी। तो आप बच्चों को समझ आया कि दोनों ही केस बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल केस है कि SGST से UTGST सेटल होगा कि नहीं, और हरियाणा GST से, हरियाणा के SGST से दिल्ली का SGST सेटल्ड होगा या नहीं। यहाँ पर लिख देती हूँ, किसी को नोट करना हो तो कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्प्रैक्टिकेबल है बिल्कुल, पर बच्चों के माइंड में तो आता है ना, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत आने चाहिए। SGST और UTGST के सेटल्ड होने की बात बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि कभी दो क्वेश्चन में एक साथ आएगा ही नहीं। एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, दिल्ली का SGST, कोई सा भी स्टेट हो सकता है, मैं दिल्ली के साथ लिख रही हूँ, और हरियाणा का SGST कभी भी एक साथ क्वेश्चन में आपको नजर नहीं आएंगे। बेसिकली दो तरह के स्टेट आपके क्वेश्चन में दिखेंगे ही नहीं कभी भी, और SGST और UTGST आपको एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। बात समझ आई। एक सिंगल बिजनेस की बात कर रहे हैं ना हम, एक बिजनेस है तो वो तो एक ही स्टेट में होगा, हाँ उसकी जो बहुत सारी ब्रांच है तो हर किसी ब्रांच को अलग अलग पावर मिली होती है कि अपना सेटल्ड करो। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन के बाद मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन।
ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन में आप सभी को सिखाया था कि सबसे पहले जो आईजीएसटी का क्रेडिट होता है उसको जीरो करना है आपको। आईजीएसटी के क्रेडिट को जीरो करने के लिए आप आईजीएसटी से यूज़ करो। आईजीएसटी से जब आप यूज़ कर लो फिर भी आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है तो आप उसको सीजीएसटी से यूज़ करो, आप उसको एसजीएसटी से यूज़ करो और आप उसको यूटीजीएसटी से यूज़ करो। फिर आपको बताया था कि अब आपको देखना है कि आपका आईजीएसटी का क्रेडिट जीरो हो गया। जी हाँ, आईजीएसटी का क्रेडिट जीरो हो चुका है। तो अब आपको सीजीएसटी को उठाना है। सीजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले सीजीएसटी के लिए यूज़ करना है, उसके बाद आईजीएसटी के लिए यूज़ करना है। उसके बाद आपको देखना है एसजीएसटी का क्रेडिट। एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के लिए यूज़ करोगे। एसजीएसटी का क्रेडिट आप आईजीएसटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो ओनली व्हेन जब सीजीएसटी का क्रेडिट पूरा का पूरा यूटिलाइज्ड हो चुका हो तब। सेम ट्रीटमेंट यूटीजीएसटी का भी होता है, यानी कि यूटीजीएसटी को आप किसके साथ यूज़ करोगे? यूटीजीएसटी के साथ करोगे एंड आईजीएसटी के साथ करोगे। लेकिन आईजीएसटी के साथ कब करोगे? ओनली व्हेन सीजीएसटी क्रेडिट हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड। हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड। चलो इतना सही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स किए थे, 4 एग्जाम्पल्स किए थे, तो वो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स थे। आई होप आप सब रिवाइज करके आए होंगे। मैंने बहुत बार बोला था कि प्लीज़ रिवाइज करके आना, स्टिल मैंने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने एग्जाम्पल्स करेंगे। चलो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। हालांकि ये एग्जाम्पल बिल्कुल बेस बिल्डिंग वाली क्लास में भी कराया था, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए करा रही हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बेस बिल्डिंग वाली क्लासेस नहीं की हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनके बीच में कोई भी ऐसा कोई गैप उनके माइंड में खले कि मैम हमने वो नहीं किया था, हम ये कैसे कर ले। तो सुन लो बच्चों, जो स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं करके बैठे हुए थे बिल्कुल माइंड में मत लाना, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रही हूँ। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा है, बहुत पहले किया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद काफ़ी सारे बीच में चैप्टर्स भी किए थे, तो प्लीज़ आप सब भी ये मत सोचना कि ये फिर से रिपीट हो रहा है। मुझे पता है आप सब भी उस चीज़ को भूल चुके हो। चलो एग्जाम्पल 4 हम कर चुके थे। आज की क्लास में 3 एग्जाम्पल होने हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आज नोट डाउन कर रही हूँ। ये एग्जाम्पल नोट डाउन मत करना, जो आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर, उनमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। आईटीसी आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है आईजीएसटी का आईटीसी है 1300 रुपये का, सीजीएसटी का आईटीसी है 200 रुपये का एंड एसजीएसटी का आईटीसी है 200 रुपये का। इतनी चीज़ें क्वेश्चन में आपको दे रखी है। टोटल आईटीसी आपको दे रखा है 1700 रुपये का। ठीक है, उसके बाद आपको आउटपुट लाइबिलिटी भी दे रखी है। आउटपुट लाइबिलिटी भी आपको दे रखी है टैक्सेस की। आउटपुट लाइबिलिटी में आपको दे रखा है आईजीएसटी है 1000 रुपये का, सीजीएसटी है 300 रुपये का एंड एसजीएसटी है 300 रुपये का। टोटल आपके पास कितना आ गया? 1600 रुपये। तो उन्होंने आपको बता दिया कि आपने जब गुड्स परचेज किए थे तो इतना आपने टैक्स पे किया था, जो कि एज अ आईटीसी आपके पास अवेलेबल है। अब जब आपने गुड्स सेल किए हैं तो उन पर इतना जीएसटी बना है। तो अब आप सबको निकालना है कि नेट जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट कितना आएगा। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देती हूँ। आप सब मेरे को आंसर्स दोगे, मैं अकेली क्वेश्चन नहीं करूँगी, आप क्वेश्चन करोगे, मैं बस यहाँ पर लिखूंगी चीज़ें। चलो मैम हम सब रेडी हैं, आप हमसे क्वेश्चन करो, हम आपको आंसर देंगे। वी ऑल आर रेडी। वेरी गुड। आप देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है आउटपुट लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्सेस आपको दे रखे हैं काफ़ी सारे। कौन कौन से आउटपुट टैक्सेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर लिख लो। आईजीएसटी आपको दे रखा है, सीजीएसटी आपको दे रखा है और एसजीएसटी आपको दे रखा है। इतने आउटपुट टैक्सेस आपको दे रखे हैं। आपको कुछ क्वेश्चन में इनपुट टैक्सेस भी दे रखे थे। इनपुट टैक्सेस आप यहाँ पर लिख लो कि कौन कौन से इनपुट टैक्सेस आपको दे रखे थे। इनपुट टैक्सेस आप यहाँ पर लिख लेना। चलो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया बेसिकली।
इस फॉर्मेट में मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। हालांकि आप किसी भी वे में अपना टेबल का फॉर्मेट बना सकते हो, मेरे जैसा बनाना चाहो मेरे जैसा बना लो, अदर वे में भी बनाना चाहते हो तो अदर वे में भी बना सकते हो। यू ऑल आर फ्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट साइड्स। अब बात आती है आपके पास जो क्रेडिट है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। आपके पास जो क्रेडिट है वो IGST का है, CGST का है, SGST का, और आपके पास इतने इतने आउटपुट टैक्सेस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन या फिर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। जल्दी से मैसेज करो कि सबसे पहले हम मैनर लगाएंगे या फिर सबसे पहले हम ऑर्डर लगाएंगे। मैम सबसे पहले हम लगाएंगे मैनर। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले हम लगाएंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, आफ्टर देन हम लगाएंगे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। सबसे पहले हम लगाएंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, आफ्टर देन हम लगाएंगे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। वेरी वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में आप सबको पता है कि IGST के साथ हो जाता है, CGST के साथ हो जाता है, SGST के साथ हो जाता है। मतलब कि सबके साथ हो जाएगा, बस CGST के साथ नहीं होगा और SGST के साथ नहीं होगा। चलो इतनी बात अपने माइंड में रखना। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन में सबसे पहले बताओ हम कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करेंगे। सबसे पहले जो बच्चा मेरे को सबसे पहले मैसेज करेगा वो क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाएगा। जल्दी से मैसेज करो। IGST का क्रेडिट मैम पहले यूटिलाइज करेंगे, IGST का क्रेडिट पहले यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सबसे पहले इनपुट टैक्स में IGST का क्रेडिट आपको यूज करना है। तो आप पहले यहाँ पर ये चीज और लिख लो, एक सेकेंड। एक चीज आप यहाँ पर ये और लिख लो हैंड टू हैंड, कि जो IGST का आउटपुट लाइबिलिटी है वो आपके पास कितनी है, 1000 रुपये। CGST की है 300 रुपये और SGST की भी है 300 रुपये। इतनी आपने लिख रखी है। ठीक है, अब आपने मुझे बोला कि मैम सबसे पहले IGST का क्रेडिट आप यूज करो। इनपुट टैक्स किसका यूज कर रहे हैं हम, IGST का। तो IGST का इनपुट टैक्स कितना है आपके पास, 1300। लेकिन आप यहाँ पर मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, जल्दी से मैसेज करो कितना आप यूज करो। क्या मैं यहाँ पर 1300 रुपये लिख दूं, मैं लिखने जा रही हूँ, प्लीज जल्दी बताओ, मुझे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर मैंने 1300 रुपये यहाँ लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने मुझे रोक लिया है कि नो मैम आप यहाँ पर 1300 रुपये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 रुपये। ठीक है, अब देखो क्या मेरा IGST का क्रेडिट अभी भी बचा है या फिर 0 हो चुका है। टोटल कितना था, 1300। मैंने कितना यूज कर लिया, 1000। कितना बचा है, 300। मैम ये तो 300 रुपये का बचा है, अभी तक 0 नहीं हुआ है। तो जब 0 नहीं हुआ है तो क्या हम CGST और IGST के क्रेडिट को यूज कर सकते हैं, नो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हम सबसे पहले ये 300 रुपये किसके लिए यूज कर सकते हैं, CGST और SGST। एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, किसी भी ऑर्डर में यूज करो, किसी भी प्रोपोर्शन में यूज करो। मैं क्या करूंगी, 100 रुपये यूज कर देती हूँ CGST में और 200 रुपये यूज कर देती हूँ SGST में। ये मेरा मन है, आप चाहो तो अलग ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो पहले CGST पूरा यूज कर देना 300 का, बाकी का SGST में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। खैर आप चाहो तो दोनों में 150 रुपये डाल देना, आप चाहो तो CGST में बिल्कुल मत डालना, SGST में डाल देना पूरा 300 रुपये। ये सब आपके ऊपर चॉइस है, बहुत सारे अल्टरनेटिव केसेस हैं। मैंने ये वाला केस चूज किया। अब बताओ मेरे पास किसका कितना आउटपुट टैक्स बचा। IGST का तो नील हो गया, नेट GST पेबल IGST का तो नील हो गया। CGST का अभी मेरे को जो GST पेबल बनता है वो कितना बनता है, 200 रुपये, और SGST का कितना बनता है, 100 रुपये।
ठीक है। लेकिन अब आईजीएसटी का क्रेडिट क्या हो चुका है, 0। जब आईजीएसटी का क्रेडिट 0 हो जाएगा तो हम अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यूज करूंगी यहाँ पर सीजीएसटी का क्रेडिट। सीजीएसटी का क्रेडिट क्या मैं एसजीएसटी के लिए यूज कर लूँ? नो मैम, ऐसी ऐसी बातें मत करो, आपने ही तो बताया था सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। तो सीजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी के लिए यूज होगा। सीजीएसटी का क्रेडिट मैंने सीजीएसटी के लिए यूज कर लिया और सीजीएसटी का भी जीएसटी पेबल कितना आ गया, जीएसटी का जीएसटी पेबल भी आ गया नील। ठीक है, अब बात आती है एसजीएसटी की। एसजीएसटी का आप एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। देखो एसजीएसटी का जो आईटीसी खड़ा हुआ है वो कितने का है, 200 रुपए का है। एसजीएसटी का आईटीसी है 200 रुपए का। अब देखो ये तो मैम क्या हो गया, एक दो बच्चे का ऐसा मेरे से डाउट भी आ रहा था लास्ट क्लास में, जब आप लास्ट क्लास कर रहे थे। आई थिंक अंजलि का डाउट था, मुझे नेम नहीं याद, मुझे शायद अंजलि का है, शायद उन्होंने मैसेज किया था, लाइव चैट में मैसेज किया था, तो वो भी ध्यान से सुन लें। तो अब क्या करें हम यहाँ पर 200 रुपए का अगर मैं आईटीसी माइनस करूंगी, आईटीसी ज्यादा हो गया लेकिन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आईटीसी ज्यादा है तो आपका आईटीसी आगे वाले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप उसको बाद में यूज कर लेना, इन फ्यूचर यूज कर लेना। ठीक है मैम, अब बात हमको समझ आ गई कि अगर आईटीसी ज्यादा होगा तो आईटीसी हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलो ये बात सबको समझ आई या नहीं, येस और नो प्लीज मैसेज करो, प्लीज मैसेज करो। मैम ये बात हम सबको समझ आ गई, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल था, ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल 2 क्वेश्चन सॉल्व कराइए, ये हमारी डिमांड है। आप बोलो और मैं ना कराऊं ये तो इम्पॉसिबल है। चलो लेकिन एक चीज और सुन लो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एग्जाम पर्पस से बिल्कुल भी काम की नहीं है, बट एग्जाम से थोड़ी ना हमारा भविष्य सुधर जाएगा। एग्जाम से क्या होगा, जस्ट एक डिग्री मिल जानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक डिग्री मिल जाएगी। लेकिन फ्यूचर तो आपका आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आप फ्यूचर में क्या करते हो इस बात पर डिपेंड है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको एक बात बताती हूँ जो कि आप आर्टिकलशिप में भी फेस करोगे। चलो अब हम करते हैं यहाँ पर वो बात। ऊपर वाला जो केस मैंने सॉल्व किया है, इसी केस की बात कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ। एग्जाम में जैसा करोगे वैसा चलेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट 100 रुपये 300 रुपये में डील नहीं करते, क्लाइंट करोड़ों में डील करते हैं, 300 करोड़ 200 करोड़। तो वहां पर आपकी छोटी सी गड़बड़ उस वाले क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी गड़बड़ बन जाएगी। तो इसलिए समझो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, आईजीएसटी को पूरा यूज कर दिया। आपने कहा कि मैम सीजीएसटी में 100 डाल दो, एसजीएसटी में 200 डाल दो, मैंने भी ऐसा कर दिया, हालांकि आपने नहीं, मैंने कहा था। अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैम जो आपका आउटपुट टैक्स था 1000 था, 300 था और 300 था। सबसे पहले तो आईजीएसटी माइनस होता ही है, लेकिन आईजीएसटी कितना बच गया है, आईजीएसटी बच गया है 300 रुपये। मैम एक काम करो ना, ये जो 300 रुपये का आईजीएसटी का क्रेडिट जो बचा हुआ है, क्यों इतना झंझट लेना कि आधा यहाँ डालो आधा वहाँ डालो, सोचो। एक काम करो ना, पूरा का पूरा 300 रुपये आप सीजीएसटी में डाल दो, पूरा का पूरा 300 रुपये सीजीएसटी में डाल के काम खत्म करो। एसजीएसटी में क्या आप डालने की जरूरत पड़ेगी आईजीएसटी को? नो, क्योंकि पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जी देखो यहाँ पर आईजीएसटी बताओ नील हो गया या फिर जीएसटी पेबल बचा है? मैम आईजीएसटी का जीएसटी पेबल क्या हो गया, नील हो गया। सीजीएसटी का जीएसटी पेबल क्या हो गया, जल्दी मैसेज करो। सीजीएसटी का जीएसटी पेबल भी मैम नील हो गया, लेकिन एसजीएसटी का जीएसटी पेबल कितना बचा है, 300 रुपये। आप सबको पता है कि एसजीएसटी के केस में आपके पास एसजीएसटी का कितना क्रेडिट अवेलेबल था, एसजीएसटी का मैम 200 रुपये का क्रेडिट अवेलेबल था,
200 रुपये का क्रेडिट अवेलेबल था। ये देखो क्वेश्चन में SGST का क्रेडिट 200 रुपये। तो अब आप क्या करोगे, IGST का क्रेडिट आपका खत्म हो चुका है, तो अब आप CGST को तो SGST के लिए यूज करोगे नहीं, तो ये वाला क्रेडिट तो बेकार हो गया। CGST का क्रेडिट क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि CGST का 200 रुपया SGST के लिए यूज नहीं करोगे। लेकिन SGST का जो क्रेडिट है 200 रुपये का, उसको आप यहाँ यूज करोगे। SGST का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का था। अब देखो 100 रुपये का आपको क्या करना पड़ा, GST पे करना पड़ गया, GST पे करना पड़ गया। हालांकि 200 रुपये का जो CGST आपने यूज नहीं किया था वो आपका क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन आपको 100 रुपया अपनी पॉकेट से क्या करना पड़ गया, पे करना पड़ गया। लेकिन मेरे वाले केस को देखो, क्या मेरे वाले केस में आपको एक भी रुपया अपनी पॉकेट से पे करना पड़ा, नो, बल्कि 100 रुपये अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो आप जब रियल लाइफ में जाओगे तो वहां पर अगर आप अपने क्लाइंट से 100 करोड़ रुपए अगर पे करवा दोगे तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जबकि उसका तो 100 करोड़ कैरी फॉरवर्ड बन रहा था। तो बेसिकली ये चीजें आपको माइंड में प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जैसा करके आओगे वैसा बहुत अच्छा है। चलो पहला केस हमारा खत्म। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ फ्रेम कर रही हूँ। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किया। मिस्टर ए रहते थे दिल्ली में और मिस्टर बी भी रहते थे दिल्ली में। दोनों ही कहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में। अरे हम भी तो दिल्ली में रहते हैं मैम। जी हाँ, पर दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। कोई बात नहीं, वो हाल भी सही हो जाएगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मिस्टर बी ने ये गुड्स आगे मिस्टर सी को बेच दिया। मिस्टर बी ने गुड्स किसको बेचा है, मिस्टर सी को। मिस्टर बी भी दिल्ली में रहते हैं और मिस्टर सी भी दिल्ली में रहते हैं। ये वाले केस को आपको मुझे सॉल्व कराना है। इन्होंने जो गुड्स यहाँ पर जो 10,000 का खरीदा था उसमें 20% का मार्जिन ऐड किया और 12,000 में गुड्स सी को बेच दिया। ये आप सबके सामने सिचुएशन है। मिस्टर ए ने गुड्स मिस्टर बी को बेचा, मिस्टर बी ने गुड्स मिस्टर सी को बेचा। तो दोनों ने, मतलब बी ने गुड्स खरीद के आगे बेच दिया, ठीक है। अब आपको निकालना है कि ए के केस में कितना GST बनेगा, बी के केस में क्या होगा, सी के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, ये सारी बातें। चलो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर। ए ने गुड्स बी को बेचा, तो ए के केस में आप निकालोगे GST पेबल कितना बनेगा। तो जब आप इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस जब बनाओगे तो उसके अंदर क्या लिखोगे, वैल्यू कितनी है गुड्स की, वैल्यू है 10,000 रुपये। अब देखो ये भी दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में है, तो टैक्स क्या लगेगा यहाँ पर, जल्दी से मैसेज करो, IGST लगेगा। क्या मैं यहाँ पर IGST लिख दूँ, नो मैम रुक जाइए, SGST और CGST आप यहाँ पर लिख दीजिए। एट रेट 9% और एट रेट 9% ये लग गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 900 रुपये और 900 रुपये, टोटल कितना आ गया, 11,800 रुपये। अब देखो ए के केस में आपको निकालना है नेट GST पेबल। नेट GST पेबल, नेट GST पेबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ए ने बी को सेल की है या परचेज, ए ने बी को सेल किया है, तो ये जो टैक्स है ये कौन सा टैक्स है, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स CGST का है 900, आउटपुट टैक्स SGST का है 900। क्या ए के पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, नो मैम, ए के पास कोई भी ITC अवेलेबल नहीं है, लेस ITC जो कि है नहीं। तो GST पेबल ए के हैंड्स में कितना बना, 900 रुपये CGST को जाएगा और 900 रुपये SGST को जाएगा बाय बैंक या फिर कैश। बात समझ आई? और एक बार सभी बोलेंगे जय माता दी। अब क्या हुआ, बी ने गुड सी को बेचा, तो बी और सी के बीच में भी एक इनवॉइस बनाओ।
बी के केस में गुड्स की वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई 12,000 रुपए। इस पे क्या लगेगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा एट द रेट 9%, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1080। यही निकल के आएगा। इनवॉइस बनाएंगे, दोनों टैली में रहते हैं इसलिए CGST और SGST लग जाएगा। टोटल वैल्यू निकल के आएगी 14,160 रुपए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ नेट GST पेबल, जो आपको नेट GST पेबल निकालना है, उस नेट GST पेबल को निकालने के लिए क्या बी के पास कोई ITC अवेलेबल है, यस और नो। इस सिचुएशन को देखो, बी जो सेल कर रहे हैं क्या उन्होंने कभी पास्ट में परचेज की थी, यस मैम, बी ने परचेज की थी और बी ने 1800 रुपए एज अ GST पे भी किया था। तो बी के पास ITC है, बी के पास 900 रुपए का CGST पड़ा हुआ है एज अ ITC, बी के पास 900 रुपए SGST पड़ा हुआ है एज अ इनपुट टैक्स। तो यहाँ पर उसको यूज करके GST पेबल निकालते हैं। आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है CGST का और SGST का। CGST का है 1080 और SGST का भी है 1080। इसमें से लेस करेंगे ITC। तो आप सबको पता है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन में IGST है नहीं, वरना वो पहले यूज कर देते। मैनर आप सबको आता है लगाना, इसलिए बार बार नहीं बोल रही हूँ। CGST में से लेस करो और SGST में से लेस करो। वैल्यू कितनी बची 180 और यहाँ पर वैल्यू कितनी बची 180। ये 180 रुपए पे किया जाएगा बाय बैंक और बाय कैश। इतनी बात सबको समझ आई या नहीं? जी मैम, इतनी बात हम सबको समझ आ गई। तो इतना तो आप सबको वैसे ही आता था। अब काम की बात, अब आप सभी मेरे को बताइए कि स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट कैसे बनेगी। मतलब कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आपको दे दी जाएगी, जिसमें पूछा जाएगा बताओ कौन सी गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, कौन सी गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला। तो आपके केस में दो ही गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है दिल्ली गवर्नमेंट। यही दो गवर्नमेंट है, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट आपके केस में नहीं है। हालांकि ज़्यादा गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, बहुत सारे स्टेट के साथ डील कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा स्टेट के साथ डील करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आपके केस में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक है दिल्ली गवर्नमेंट। बात खत्म, ठीक है। अब बात आती है, जब ए ने बी को ट्रांजैक्शन की, तो CGST किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल गया 900 रुपये, और इधर से स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिल गया, इधर से स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल गया 900 रुपये। 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया और 900 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया। जितना बैंक से पेबल हुआ है उतना ही देखा जाता है कि उतना ही मिला है। अब आओ इस वाले केस में। इस वाले केस में आप सभी मेरे को बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए मिले हैं। B2C ट्रांजैक्शन जब हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपया मिला 180, और स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली वाली को कितना रुपया मिला 180। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। यहाँ से 900 रुपया गवर्नमेंट को मिल गया, यहाँ से 180 और 180 रुपया गवर्नमेंट को मिल गया। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ आ गई। तो टोटल गवर्नमेंट को कितना मिला 1080 और यहाँ से गवर्नमेंट को कितना मिला 1080। हमेशा याद रखना कि ये जो आपका लास्ट में आंसर निकल के आएगा ये आपकी लास्ट वाली ट्रांजैक्शन से मैच हो जाएगा। लास्ट वाली ट्रांजैक्शन क्या कहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1080 मिलना चाहिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को 1080 मिला, यस और नो? जी मैम, मिल गया। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को 1080 मिलना चाहिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट को 1080 मिला? जी हाँ, मिला। तो इसका मतलब आपने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही है।
ये था एग्जाम्पल नंबर 2। मैम प्लीज 3 और करवा दो, 3 और करवा दो मैम। चलो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। आप सब इतने क्यूटी पाए से बच्चे हो, खुद ही बोल देते हो मैम ये भी करा दो, मैम वो भी करा दो। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। इस क्वेश्चन को सभी बहुत ध्यान से करना प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल। स्टेप वाइज स्टेप में आगे बढ़ूंगी, आप प्लीज मेरे साथ स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है। बहुत धीरे धीरे करूंगी क्योंकि इसमें उलझ गए ना तो फिर उलझन क्रिएट हो जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसलिए धीरे धीरे करो, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सब 1 मिनट तो नहीं 5 मिनट में कर जाओगे, बहुत सिंपल है, बट आराम आराम से चलना। पहले क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 10,000 की वैल्यू के गुड्स सोल्ड किए हैं मिस्टर वाई को। गुड्स की वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। मिस्टर एक्स भी रहते हैं दिल्ली में और मिस्टर वाई भी रहते हैं दिल्ली में, ठीक है। इतना हुआ। इसके बाद क्या हुआ? मिस्टर वाई ने ये गुड्स सेल किए हैं मिस्टर जेड को। मिस्टर वाई ने गुड्स सेल किए हैं मिस्टर जेड को। मिस्टर वाई ने गुड्स सेल किया है मिस्टर जेड को और गुड्स की वैल्यू है 12,000 रुपये। बट यहाँ पर मिस्टर वाई तो दिल्ली के हैं, लेकिन जो मिस्टर जेड है वो कहाँ पर रहते हैं? यूपी में। वो रहते हैं यूपी में। उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर जेड ने वापस से गुड्स सोल्ड किया है मिस्टर ए को। मिस्टर जेड ने वापस से गुड्स किसको सोल्ड किया है? मिस्टर ए को। मिस्टर जेड कहाँ पर रहते थे? यूपी में। और जो मिस्टर ए हैं वो भी कहाँ पर रहते हैं? यूपी में। तो बेसिकली आपको दिखा इस क्वेश्चन में 2 स्टेट आ रहे हैं, दिल्ली स्टेट और यूपी स्टेट। लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ किया था उसमें एक ही स्टेट था, दिल्ली स्टेट। लेकिन यहाँ पर 2 स्टेट आ रहे हैं, दिल्ली स्टेट भी आ रहा है, यूपी स्टेट भी आ रहा है। लेकिन एक ही पर्सन के लिए नहीं आ रहे, 2-3 ट्रांजैक्शन है, इसलिए अलग अलग स्टेट आ रहे हैं। चलो अब करते हैं आगे। सबसे पहले इस वाले केस को आप सभी मेरे साथ सॉल्व कराइए। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचा। ये ट्रांजैक्शन इंटर हुई या इंट्रा? दोनों दिल्ली में रहते हैं, दोनों ही दिल्ली में रहते हैं। मैम ये ट्रांजैक्शन इंट्रा हुई और इस ट्रांजैक्शन पर क्या लगेगा जल्दी बताओ? इस ट्रांजैक्शन पर लगेगा CGST और SGST, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से एक इनवॉइस बनाएंगे, 10,000 की वैल्यू है। इनवॉइस बनाएंगे, वैल्यू आई 10,000 रुपये। इस पर लगाया CGST और इस पर लगाया SGST @9% और @9%। तो कितना कितना आया? 900 रुपये और 900 रुपये, टोटल कितना आ गया? 11,800 रुपये, ठीक है। अब बताओ मुझे मिस्टर एक्स के केस में GST पेबल कैसे निकाला जाएगा? नेट GST पेबल। नेट GST पेबल निकालने के लिए मैम हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स कितना है। तो आउटपुट टैक्स है आपके पास CGST का और आउटपुट टैक्स है आपके पास SGST का। CGST का आउटपुट टैक्स कितना है? 900 रुपये। SGST का आउटपुट टैक्स कितना है? 900 रुपये। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। इस 900 रुपये में से लेस करेंगे हम ITC। क्या X के पास कोई प्रीवियस ITC अवेलेबल है? नो मैम, इस क्वेश्चन में कोई भी ITC मिस्टर एक्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मिस्टर एक्स का जो नेट GST पेबल बनेगा वो कितना बनेगा? 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को और 900 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा बाय बैंक और बाय कैश। बाय बैंक और बाय कैश चला जाएगा। अब देखो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मैं यहाँ पर पहले से ही लिख देती हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको जा रहा था 900 रुपये। लेकिन ये जो SG वाली स्टेट थी, ये कौन सा स्टेट था? दिल्ली गवर्नमेंट। और दिल्ली गवर्नमेंट को भी जा रहा था 900 रुपये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कथा में थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि कथा अपनी क्या कहानी सुना रही है, कथा आपको क्या बताना चाह रही है।
मिस्टर वाई दिल्ली में रहते थे, मिस्टर जेड यूपी में रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर वाई ने जेड को गुड्स बेचा, बताइए ट्रांजैक्शन इंटर हुई या इंट्रा? टेक योर टाइम, 5 सेकंड्स हैं आपके साथ, जल्दी से बता दीजिए। टाइम इज ओवर। मैम ट्रांजैक्शन हुई इंटर, और जब इंटर ट्रांजैक्शन होती है तो लगता है IGST। वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 12,000 रुपये। इस पर लगेगा IGST @ 18%, मैं मान के चल रही हूँ 18%, ठीक है। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2160। सारी कैलकुलेशन मेरे पास है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप भी टाइम वेस्ट मत करना, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करना। चलो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 14,160, ठीक है। अब देखो IGST में क्या होता है? IGST का पैसा किसको जाता है? IGST का पैसा मैम जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को किसके साथ शेयर करती है? डेस्टिनेशन स्टेट के साथ। यानी कि 2160 रुपये किसके पास जाएगा? 2160 रुपये जाएगा मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेगी इसको यूपी गवर्नमेंट के साथ। इतनी बात बस अपने माइंड में रखो। आप सबको लॉजिकली पता होना चाहिए ना कि किस चीज़ का, किस वर्ड का क्या ट्रीटमेंट है। चलो अब यहाँ पर निकालो नेट GST पेबल। नेट GST पेबल कैसे निकालते हैं? आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स IGST का अवेलेबल है। IGST का आउटपुट टैक्स कितना है आपके पास? 2160 रुपये। क्या मिस्टर बाई के पास कोई ITC अवेलेबल है? यस और नो? क्या मिस्टर बाई के पास कोई ITC अवेलेबल है? जी मैम, मिस्टर बाई के पास CGST है 900 रुपये का, और SGST है 900 रुपये का। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में हम CGST को IGST के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? जी मैम कर सकते हैं। क्या हम SGST को IGST के लिए यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन होता है कि CGST IGST को CGST के लिए यूज करो, फिर CGST को IGST के लिए यूज करो, फिर SGST को IGST के लिए यूज करो। तो CGST को पहले यूज करेंगे IGST से, क्योंकि आप सबको पता है SGST को IGST के लिए कब यूज करते हैं? जब CGST का क्रेडिट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ये बात याद आई कि नहीं? भूल तो नहीं रहे हो ना बातें? इतनी बार पढ़ा रही हूँ। देखो इस चैप्टर ने अगर लिंकेज तोड़ दी तो ये ऐप चैप्टर आपको छोड़ देगा, बात याद रखना। ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि अभी खत्म हो जाए। अभी तो ये चैप्टर हमारा 2% भी नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हो कि ये चैप्टर कितना लंबा है। ये चैप्टर बहुत दिन चलने वाला है, बहुत दिन तक मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करूंगी। अभी तो ये सोच लो हम ABCD सीख रहे हैं, फिर हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, फिर हम राइटिंग सीखेंगे, आर्टिकल लिखना सीखेंगे। तो आप समझ रहे हो ना, अभी आप ABCD पढ़ रहे हो। ये चैप्टर बहुत लंबा है। जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जिस जिस सीक्वेंस में आपके माइंड में चीज़ें फिट कर रही हूँ, उसी तरह से फिट करते चले जाओ। जो क्वेश्चन पुट करती हूँ उसका आंसर देते चले जाओ। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो पहले प्रीवियस क्लास जाके करो, वरना कोई फायदा नहीं है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, फुल है, बट बहुत लेंथी है। तो इसलिए आराम आराम से प्यार से करेंगे। और एक बार मेरे साथ जय माता दी। चलो आप सबको पता है कि CGST का क्रेडिट पहले यूटिलाइज होगा, उसके बाद में SGST का क्रेडिट यूटिलाइज होगा IGST के साथ। तो पहले माइनस करूंगी मैं ITC किसका? CGST का, कितना है? 900 रुपये। उसके बाद माइनस करूंगी ITC SGST का, कितना है? 900 रुपये। अब मेरे पास जो वैल्यू बचेगी लेस करके वो आएगी 360 रुपये, जो कि बैंक से पे हो जाएगा, जो कि बैंक से पे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 2 मिनट का एक डिस्कशन करना है मेरे को आपके साथ। हो सो आप सबको ये बात समझ आएगी कि ये जो IGST होता है किसको पेबल होता है। जल्दी से मैसेज करो, 100% स्टूडेंट्स मैसेज करो। 100% स्टूडेंट्स का नाम मुझे स्क्रीन पर चाहिए। IGST जो पेबल होता है वो किसको पेबल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को।
तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 2160 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट को 2160 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए मिले हैं? 360। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर 360 रुपए मिले हैं। इतनी सी बात बस याद रखना, इसकी लिंकेज मैं आगे कराऊंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 360 रुपए, जबकि मिलना चाहिए कितना था? 2160। लेकिन कम क्यों मिला? कम इसलिए मिला क्योंकि वाई के पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स पड़ा हुआ था। वाई के पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स पड़ा हुआ था, उसने अपना इनपुट टैक्स यूज किया और उसने अपना जितना बनता था उतना गवर्नमेंट को दे दिया। वाई की ओर से सब कुछ पूरा सही है, जितना बनता था उसने उतना दे दिया, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था 2160, लेकिन मिला है 360। चलिए अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन यूपी टू यूपी हुई है। बताइए ट्रांजैक्शन इंटर है या इंट्रा? मैम इंट्रा है, इंट्रा। अब ये बात हमको समझ आ गई है, ट्रांजैक्शन इंट्रा है। वैल्यू है ट्रांजैक्शन की 14,400। वैल्यू है 14,400 रुपये। आप इस पर लगाओगे CGST, आप इस पर लगाओगे SGST, दोनों की वैल्यू आएगी 1296। 1296। टोटल कितना आ जाएगा जी? टोटल आ जाएगा 16992। ये आ गई टोटल वैल्यू। ठीक है, अब इसका GST पेबल निकालो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में आपके पास है CGST और है SGST। CGST है 1296 का और SGST भी है 1296 का। क्या मिस्टर जेड के पास पहले से कोई ITC अवेलेबल है? येस और नो? क्या मिस्टर जेड के पास ITC है? जी मैम, मिस्टर जेड के पास तो ITC है। कितना ITC अवेलेबल है बताओ? बताओ मिस्टर जेड के पास कितना ITC अवेलेबल है? जल्दी से मैसेज करो। मैम जो जेड है उनके पास IGST का ITC अवेलेबल है 2160 रुपए का। 2160 रुपए का ITC अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जब पीछे से 12,000 के गुड्स परचेज किए थे तो 2160 रुपए का उस पर GST पे किया था और वही GST अब इनके काम आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? लेस करोगे ITC। कौन से वाला ITC अवेलेबल है आपके पास? IGST वाला। अब IGST को CGST और SGST के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? जी मैम कर सकते हैं। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में ये वाली बात हमने पढ़ी थी। तो ये बताओ IGST को पहले किसके लिए यूटिलाइज करेंगे? मैं देखना चाहती हूँ आप सब में से कौन इस बात का आंसर एकदम बढ़िया देता है। IGST के लिए, IGST को ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन के तहत किसके लिए यूज किया जाएगा पहले? आई एम वेटिंग हियर, प्लीज रिप्लाई। जी अब रिप्लाईज आ चुके हैं, तो सुनो, आप सबने ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन में पढ़ा था कि IGST को CGST और SGST में यूज कर सकते हैं। एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। मैं यहाँ पर IGST का ITC माइनस करती हूँ। मेरे पास 2160 रुपए का IGST का क्रेडिट पड़ा है। मैं पूरा का पूरा 1296 पहले यहाँ से माइनस कर देती हूँ। अब कितने रुपए का बच गया? कितने रुपए का IGST का क्रेडिट बच गया? टोटल था 2160, जिसमें से मैंने 1296 का यूज कर लिया CGST में। अब मेरे पास बच गया 864 का। तो 864 का बचा हुआ IGST का क्रेडिट मैंने यूज कर दिया SGST में। इज इट क्लियर? बात समझ आई या नहीं? जी मैम आई। तो यहाँ पर देखो CGST को कितना GST पेबल बनेगा? नील। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कितना GST पेबल बनेगा? 432 रुपए। ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? यूपी वाली। ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? यूपी वाली।
अब ये पैसा यूपी वाली गवर्नमेंट को बैंक से या फिर कैश में पहुंच जाएगा, बट आप सबको मेरी बातों का आंसर करना होगा। पूछिए मैम, क्वेश्चन पूछिए, हम तो वेट करते हैं कि कब आप पूछो और कब हम आपको मैसेज करके अपना आंसर बता दें। तो सुनो, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था 1296 रुपए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्चुअल में मिला है 0, कुछ नहीं मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट को मिलना था 1296 रुपए, लेकिन यूपी गवर्नमेंट को मिला है सिर्फ और सिर्फ 432 रुपए। ठीक है, बस ये बातें माइंड में रखना कि इतना इतना मिलना चाहिए था और इतना ही मिला है। चलो, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, इस बात की स्टेटमेंट हमको बनानी है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा जूम इन किया है, होप सो आपको ये दिखना चाहिए पूरा। मैं यही चाहती हूँ कि आपको पूरा एक ही पेज पर दिखे। अब बनाना है हमको स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। कितनी गवर्नमेंट है हमारे इस वाले केस में? प्लीज जल्दी से मैसेज करो कि कितनी गवर्नमेंट है। मैम, हमारे केस में है टोटल 3 गवर्नमेंट। टोटल 3 गवर्नमेंट कौन कौन सी है? एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है यूपी गवर्नमेंट और एक है दिल्ली गवर्नमेंट। ये 3 गवर्नमेंट है हमारे केस में। ठीक है, अब आप सभी ये वाला स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू मेरे से फिल करवाइए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई है एक्स और वाई के बीच में। जब एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी, तो अब देखो कैसे स्टेटमेंट फिल करनी है। अब सीखो इसको ध्यान से, अब काम की बात है। अगर अब आपने मेरे से लिंक तोड़ा तो ये नहीं समझ आएगी, इसलिए लिंक बना के रखो और इतने अच्छे से आराम से समझाऊंगी कि आपको समझ आएगी 100%। चलिए सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था 900। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपए मिला? जी हाँ, मिला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 ही मिलना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 ही मिल गया। स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था 900। क्या स्टेट गवर्नमेंट को 900 मिला? जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को 900 मिलना चाहिए था और 900 रुपया मिल गया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? ये दिल्ली वाली। तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को 900 रुपये मिलना चाहिए था और 900 रुपये मिल गया। बात हमारी यहाँ पर ट्रांजैक्शन एक्स और वाई की खत्म हो गई। अब आएगी ट्रांजैक्शन बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड में आप सब प्लीज मेरे को बताइए कि IGST होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट को मैम मिलना चाहिए था 2160 रुपए, लेकिन एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? 360 रुपए। इतना मिलना चाहिए था, इतना मिला। तो कितना कम मिला है? 1800 रुपए कम मिला है। 1800 रुपए कम मिला है। अब बताओ मेरे को 1800 रुपए कम क्यों मिला? कम क्यों मिला? जल्दी से मैसेज करो कि 1800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को कम क्यों मिले हैं। 1800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों कम मिले हैं? आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरी साइड से आपके लिए। देखते हैं इनमें कौन सा बच्चा पास होता है आंसर करने में। मैम, 1800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को कम इसलिए मिला क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST ऑलरेडी 900 रुपए का मिला हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST ऑलरेडी 900 रुपए का मिला हुआ था, जो कि मिस्टर वाई ने दिया था। जब मिस्टर वाई एडवांस में 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज चुके थे,
तो वो 900 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवांस में दिए थे वो इन्होंने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिए हैं। बात समझ आई कि मिस्टर वाई ने 900 रुपये पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखे थे, और जो पहले से 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखे थे वो 900 रुपये मिस्टर वाई ने यूटिलाइज कर लिए। तो 900 रुपये कम मिले सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी 900 रुपये मिला हुआ था। लेकिन बाकी का 900 रुपये क्यों कम मिला? बाकी का 900 रुपये क्यों कम मिला? बाकी का 900 रुपये इसलिए कम मिला क्योंकि मिस्टर वाई ऑलरेडी 900 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को दे चुके थे। कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट को? दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऑलरेडी उन्होंने दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को 900 रुपये दिया था, तो उन्होंने वो एडवांस जो दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में यूज कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 1800 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को कम मिले ड्यू टू खुद की वजह से और ड्यू टू दिल्ली गवर्नमेंट, तो क्या होगा, खुद की एक पॉकेट में से पैसा निकल के दूसरी पॉकेट में ही तो आ गया। 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से मिला हुआ था, तो वही 900 रुपये अब यूटिलाइज कर लिया, तो इसका इम्पैक्ट तो कुछ पड़ना नहीं है, क्योंकि मेरी एक पॉकेट में 900 रुपये था, वो 900 रुपये निकल के एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में आ गया, तो इसका तो इम्पैक्ट कोई पड़ना नहीं है, क्योंकि पहले से एडवांस सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही टैक्स के लिए उसको यूज कर लिया। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी, ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपये देने वाली हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको 5,000 रुपये दे चुकी हूँ, तो अब मैं आपको कितना दूंगी? रिमेनिंग 5,000 दूंगी, रिमेनिंग 5 दूंगी। तो क्या आप पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप 5,000 ऑलरेडी दे चुके थे, जो बचे हुए 5,000 हैं वो आप अब हमें दे दो। ठीक है, अब क्या हुआ, एक आप हो, एक मेरे फ्रेंड है, ठीक है, मेरे को आपको 10,000 रुपये देने थे, मैंने कहा मैं आपको 5,000 देती हूँ, 5,000 मैं अपने फ्रेंड को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, प्लीज आप मेरे फ्रेंड से बात करो और वो 5,000 रुपये अब आप मुझसे मत मांगो, मेरे फ्रेंड से मांगो, मुझसे मत मांगो, मेरे फ्रेंड से मांगो। ठीक है, बात समझ आई? तो बेसिकली आपकी पॉकेट में कितना आएगा? 10,000 रुपये आएगा, 5,000 मेरे से आएगा, 5,000 रुपये फ्रेंड से आएगा। तो बात यहाँ पर भी सेम यही लगेगी कि 900 रुपये तो ऑलरेडी मिल गए, तो इसलिए कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बट ये जो 900 रुपये आप किससे मांगोगे? फ्रेंड से मांगोगे। आप किससे मांगोगे? दिल्ली गवर्नमेंट से। तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के में 900 रुपये माइनस कर दूँ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हे दिल्ली गवर्नमेंट सुन, मुझे 900 रुपये निकाल के दे, जो ऑलरेडी मेरी जो क्लाइंट है वो तेरे को 900 रुपये दे गई है, वो 900 रुपये तू मुझे दे। तो दिल्ली गवर्नमेंट के में से माइनस हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के में ऐड हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट की पॉकेट से निकला और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में गया। बात समझ आई या नहीं? जी मैम, आ गई। और एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? 360। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 तो मिला ही था, ठीक है, 360 जो मिला था वो लिख दिया, प्लस जो दिल्ली गवर्नमेंट से मिला वो लिख दिया। क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला वो भी मैं यहाँ पर लिखूं? नो मैम, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखोगे भी तो उसको कैसे लिखोगे? देखो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड कर लेगी, अपनी पॉकेट से निकालेगी आपको देने के लिए, फिर वापस अपनी पॉकेट में ही रख लेगी। मतलब कि अपनी पॉकेट से निकाला खुद को देने के लिए, तो वापस अपनी पॉकेट में रख लिया, तो बेटर है कि उसे अपनी पॉकेट में ही रखा रहने दो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख के दिखाने की अननेसेसरी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली गवर्नमेंट से लेना था, वो पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने में से माइनस किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के में ऐड कर दिया। और अब सब प्यार से बोलेंगे जय माता दी। बात समझ आई या नहीं? पक्की पक्की बात समझ आ गई मैम, पक्की पक्की वाले। अब लास्ट ट्रांजैक्शन बची है जो कि हुई थी किसके बीच में? मिस्टर जेड एंड मिस्टर ए के बीच में।
Z से A के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई थी। उस ट्रांजैक्शन में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था 1296 रुपये, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक भी रुपया नहीं मिला, एक भी रुपया नहीं मिला। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को बैठ के रोना चाहिए या नॉर्मल रहना चाहिए? जल्दी से बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को बैठ के रोना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोले, हाय मुझे तो मिलना था 1296 पर मुझे तो मिला है कुछ भी नहीं, मुझे तो बल्कि बाबा जी का ठुल्लू मिला है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा बोलना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को 1296 मिलना चाहिए था। और जो क्रेडिट माइनस किया है वो कौन सा वाला क्रेडिट माइनस किया है? आईजीएसटी वाला। आईजीएसटी ऑलरेडी किसको मिला हुआ होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में ऑलरेडी एडवांस से जो पैसा आया हुआ था वही वाला एडजस्ट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब बात आती है यूपी गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था 1296 रुपये, लेकिन यूपी गवर्नमेंट को कितना मिला है? यूपी गवर्नमेंट को मिला है सिर्फ और सिर्फ 432 रुपये। कितना कम मिला है बताओ, इसमें से माइनस करो 1296 माइनस 432, क्योंकि इतना मिलना चाहिए था, इतना मिला है, तो 864 रुपीज यूपी गवर्नमेंट को कम मिला है। यूपी गवर्नमेंट को क्या बैठ के रोना चाहिए? हाँ और नहीं, प्लीज मैसेज। क्या यूपी गवर्नमेंट को रोना चाहिए? क्या सोचना चाहिए, अरे मुझे तो मिलना था 1296 बट मिला ही है 432? हाँ, यूपी गवर्नमेंट को मैम रोना चाहिए, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट को 1296 मिलता, लेकिन ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट 864 रुपीज कम मिला है। आईजीएसटी किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवांस में मिला हुआ था, मतलब कि वही फ्रेंड वाला केस हो गया, फ्रेंड को मिला था, लेकिन मैंने बोला कि मुझसे मतलब मेरे फ्रेंड से मांगो। तो यूपी गवर्नमेंट को तो बैठ के रोना चाहिए कि टैक्सेबल पर्सन ने मुझे 432 ही दिया, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड को 864 दे चुकी थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फ्रेंड को बोलेगी, सॉरी यूपी गवर्नमेंट अपने फ्रेंड को बोलेगी, हे मेरी फ्रेंड प्लीज मेरे 864 रुपीज मुझे वापस कर दे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के में से कितना माइनस होगा? जल्दी मैसेज करो। 864, और यूपी गवर्नमेंट के में कितना एड ऑन हो जाएगा? 864। यूपी गवर्नमेंट के में ऐड हो जाएगा 864, प्लस यूपी गवर्नमेंट को कितना मिला है? 432 रुपये। ठीक है, अब इतनी बात क्या सबको समझ आई? जी मैम आई। अब इसका टोटल करो फटाफट से, अब इसका टोटल करो। मैं टोटल यहाँ से खुद देख के लिख दे रही हूँ, इतना टाइम नहीं लगाऊंगी टोटल में। आप सबको करने का मन हो तो क्लास पॉज करके कर सकते हो, टाइम वेस्ट करने का मन हो तो कर लो। ये क्या हो गया? 1269। दिल्ली गवर्नमेंट का क्या आ गया? नील। दिल्ली गवर्नमेंट का आ गया नील, और यूपी गवर्नमेंट का कितना आ गया? 1296। मैंने आपको बोला था जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो अपने आंसर को लास्ट वाली ट्रांजैक्शन से मैच कर लेना। अब देखो लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है, जो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है उसमें क्या हुआ? लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था? 1296। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल गया? 1296। स्टेट गवर्नमेंट यूपी वाली को मिलना चाहिए था 1296, स्टेट गवर्नमेंट यूपी वाली को मिल गया 1296। क्या यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की कोई बात आ रही है? नो मैम, दिल्ली गवर्नमेंट की कोई बात नहीं आ रही, तो दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बात समझ आई या नहीं? आंसर मैच हुआ या फिर नहीं लास्ट वाली ट्रांजैक्शन से? यस मैम हो गया, बात समझ आ गई। और हमारे 3 जो अच्छे से एग्जाम्पल्स थे वो इसी के साथ यहीं पर खत्म हो गए। और एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे जय माता दी। अब 2 सेकेंड मेरी बात सुनो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमने किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था।
हमने सबसे पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी, उसके बाद डेफिनेशंस पढ़ा था, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको इतनी डेवलप करा दी थी कि आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से फ्रेम कर जाओ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएं आपको। अभी मेरे को 2-3 छोटी छोटी बातें आपको और बतानी है जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है। उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको क्या कराऊंगी, डायरेक्टली सेक्शन आपके माइंड में नहीं घुसाने वाली, आपको नहीं समझाने वाली कि पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाओ। मैं क्या करूंगी, हर चैप्टर के अपोजिट इसमें चलूंगी। हर चैप्टर में क्या करती थी, पहले आपको डिटेल में एक एक बात समझाती थी, फिर समरी पर आती थी। इस चैप्टर में सब कुछ उल्टा होगा। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा सेक्शन का फ्रेम माइंड में डालूंगी, ताकि आपको मोटी मोटी बातें ये पता चल जाए कि ठीक है इस सेक्शन में ये बातें हैं। क्योंकि एक सेक्शन में 2 या 4 बातें नहीं होंगी, या बहुत ज़्यादा बातें होंगी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको एक एक लाइन से पढ़ाऊंगी तो एक पढ़ाऊंगी, आप दूसरी भूल जाओगे। तो पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू अच्छे से माइंड में फिट कर दूंगी। फिर आपको जब ये पता चल जाएगा ना कि हाँ इस सेक्शन में ये है, ये है, ये है, उसके बाद हम एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि फिर तो आपको लिंकेज आती होगी, फिर तो आपको सब समझ आएगा। तो यही रास्ता सबसे बेस्ट होता है। जब चीज़ें बड़ी हो तो पहले उनका ओवरव्यू समझो, फिर उनके अंदर जाओ। लेकिन जब चीज़ें छोटी हो तो उनको छोटे छोटे में ही समझ आ जाता है, फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। चलो, इतनी बात को अब मैं यहीं पर एंड करके आगे बढ़ती हूँ। चलो, आप सबको पता है, बस अब आंसर करना, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, उसी के बेसिस पर मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये मानते हुए कि आप रिवाइज करके ही मेरी क्लास में बैठते हो। आप सबको पता है कि गुड्स को या तो बोला जाता है इनपुट्स या फिर बोला जाता है कैपिटलाइज्ड गुड्स। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आप ट्रांजैक्शन को कैसे बुक करते हो। आप बुक्स में ट्रांजैक्शन को अगर कैपिटलाइज्ड कर दोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते टाइम, तो वो गुड्स क्या बोले जाएंगे, कैपिटल गुड्स। और अगर आप उन गुड्स को एज अ एक्सपेंस दिखाओगे, एज अपनी परचेज दिखाओगे, तो वो गुड्स क्या बोले जाते हैं, इनपुट। तो वो गुड्स बोले जाते हैं इनपुट। ठीक है, ये तो हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिफरेंस जो हम अकाउंटिंग करते टाइम सोचते हैं। लेकिन आप सबको एक बात बता दूं, जीएसटी की दुनिया में कैपिटल गुड्स और इनपुट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। इनकी डेफिनेशन अलग है। इनपुट का मतलब ऐसे गुड्स जो आप बिजनेस में परचेज करते हो जिनको कैपिटलाइज्ड नहीं करते हो, बट कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनको आप बिजनेस में कैपिटलाइज्ड कर देते हो और बिजनेस में इंस्टॉल्ड करके उनको यूज करते हो। लेकिन इन दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। इनमें मैं आपको छोटे छोटे 3 डिफरेंस बताऊंगी। उन 3 डिफरेंस के अलावा कोई भी डिफरेंस पूरे जीएसटी एक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, जब कैपिटल गुड्स आप परचेज करोगे, मैंने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए। मैंने जब कैपिटल गुड्स परचेज किए, सपोज वो गुड्स थे मेरे 5 लाख रुपए के, 5 लाख पर 18% का जीएसटी बनता था, तो टोटल जीएसटी कितना आया, 90,000 रुपये। मैंने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए, मैंने मिस्टर ए को 90,000 रुपये जीएसटी का दे दिया, और वो 90,000 रुपये का मैं क्या ले लूंगी, आईटीसी ले लूंगी। फुल आईटीसी मेरे को मिल जाएगा। जी हाँ, फुल आईटीसी मेरे को मिल जाएगा, जो कि मैंने परचेज पर पे किया था। इनपुट की बात करूँ तो मैंने इनपुट भी मिस्टर ए से परचेज किया, 5 लाख का बिल बना, 5 लाख पे बिल में 90,000 का टैक्स बना, मैंने 90,000 रुपये मिस्टर ए को दे दिया। अब जो इनपुट के टाइम पर मैंने 90,000 रुपये मिस्टर ए को दिया था, उसका भी मैं क्या ले लूंगी, फुल आईटीसी ले लूंगी। तो बेसिकली परचेज के टाइम पर कोई डिफरेंस नहीं है। परचेज के टाइम पर मैम हमको दिख रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है। जितना आप जीएसटी पे करते हो वो पूरा का पूरा पैसा आप अवेल कर लेते हो एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आप उन गुड्स को और उन कैपिटल गुड्स को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो।
इतनी बात सबको समझ आई या नहीं? बात सिर्फ इतनी सी बताइए कि कैपिटल गुड और इनपुट्स, इनको जब आप परचेज करते हो तो परचेज पर जो आप आईटीसी पे करते हो, उस आईटीसी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा मिल जाता है। चाहे जितना भी आप पे करके आए हो, पूरा का पूरा आपको अवेल हो जाएगा। ओके मैम, ये बात हमको समझ आ गई। लेकिन जब आप गुड्स को परचेज करने के बाद सेल करते हो, परचेज करने के बाद जब आप आगे गुड्स को सेल करते हो, तो वहां पर डिफरेंस नंबर 1 अराइज हो जाता है। वहां पर डिफरेंस नंबर 1 अराइज हो जाता है। ऐसे कैसे? सुनो आप, ये थे मिस्टर ए। एक सेकेंड, आपको मैं यहां पर समझाऊंगी व्हाइट बोर्ड पर। ये है मिस्टर ए और एक है यहां पर मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा किसको? मिस्टर बी को। ठीक है, इन्होंने मान लो पहले कैपिटल गुड्स बेचा। जब इन्होंने कैपिटल गुड्स बेचा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपए। उस पर जीएसटी लगा 90,000 रुपए का। तो ये जो 90,000 रुपए का मिस्टर बी को क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ये बात तो सबको समझ आ गई थी कि पूरा का पूरा आईटीसी मिस्टर बी को मिल जाएगा। लेकिन मान लो ये जो कैपिटल गुड्स एक मशीनरी थी जिसकी लाइफ 5 साल थी, मान लो 5 ईयर लाइफ थी। ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस में ये वाली मशीन सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर ही यूज की इन्होंने, 1 ईयर ही यूज की। उसके बाद ये चाहते हैं कि ये मशीन इन्हें पसंद नहीं आई, इसका मॉडल इनको पसंद नहीं आया, ये चाहते हैं मशीन में बेच दो। होता है ना ऐसा? जरूरी थोड़ी है हम अपनी बिजनेस में कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करें, उसको जिंदगी भर के लिए इंस्टॉल कर लें, ऐसा थोड़ी होता है। इन्होंने कहा मैं 1 साल में इस मशीन को बेचना चाहता हूँ, मुझे ये मशीन अच्छी नहीं लग रही। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने जब देखा तो मार्केट में वो मशीन कितने की बिच रही थी? 3 लाख की। तो जब ये बेचेंगे तो आउटवर्ड सप्लाई पर भी जीएसटी लगता है। तो जीएसटी का रेट मान लो है 18%। तो जीएसटी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 36,000 रुपीज वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो जीएसटी सेल के टाइम पर कितना बना? 36,000 रुपीज। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अगर आप कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हो, अगर आप कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हो तो उस केस में आप ये वाला जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकते। सेल पर जो आप इस तरह से जीएसटी निकालते हो, ये वाला जीएसटी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकते। आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा 2 तरीके से। पहला तरीका तो ऐसे ही, जितने रुपीस में आप मशीनरी को बेच रहे हो वो वैल्यू ले लो, उस पर जीएसटी का रेट लगा लो, जो भी वैल्यू आए उसको लिख लो। दूसरा तरीका है कि रिड्यूस्ड आईटीसी कैलकुलेट करो। रिड्यूस्ड आईटीसी कैलकुलेट करके आप यहाँ पर एक वैल्यू निकाल लो। इन दोनों में जो भी हायर होगी वो ही आपको गवर्नमेंट को भरनी पड़ेगी। तो बात समझ आई या नहीं कि कैपिटल गुड्स की इन फ्यूचर आप सेल करते हो तो उसमें आपको जीएसटी पेबल इस तरह से निकालना पड़ता है। एक तो जो नॉर्मल सेल वैल्यू है उस पर जीएसटी का रेट लगा के आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, उसका आपको रिड्यूस्ड आईटीसी निकालना पड़ेगा। रिड्यूस्ड आईटीसी कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगी आपको, रूल्स पढ़ाऊंगी वहां पर सिखाऊंगी, बट यहाँ पर भी हल्का फुल्का बताऊंगी। आपको रिड्यूस्ड आईटीसी निकालना पड़ेगा। रिड्यूस्ड आईटीसी और जो जीएसटी आपने कैलकुलेट किया सेल वैल्यू पर, दोनों को कंपेयर करो। दोनों में जो भी हायर होगा वही जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। रिड्यूस्ड आईटीसी निकालने का तरीका होता है, मान लो जब आपने आईटीसी क्लेम किया था तो आपने कितने रुपीस का आईटीसी क्लेम किया था? 90,000 रुपए का आईटीसी आपने क्लेम कर लिया था। आपने मशीन को 1 साल यूज किया, सिर्फ 1 साल यूज किया। मैंने आपको कहा कि मशीन की लाइफ जो थी वो कितनी थी? 5 साल थी। 5 साल थी। तो लॉ बोलता है जितने
पीरियड के लिए आपने मशीनरी को यूज किया, जितने क्वार्टर के लिए आपने मशीनरी को यूज किया उतने क्वार्टर की वैल्यू रिड्यूस्ड कर दो। 5% पर क्वार्टर वैल्यू आप रिड्यूस्ड कर दो। यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 5% पर क्वार्टर अगर मैं करूंगी तो 20% आ जाएगा। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर का 5%, तो 4 क्वार्टर का 20% हो गया। तो 20% आप इसमें से माइनस कर दो। अगर मैं इसमें से 20% माइनस करूंगी तो 80% जो होगा वो मेरा क्या होगा? रिड्यूस्ड आईटीसी, यानी कि 72,000 होगा मेरा रिड्यूस्ड आईटीसी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आई है? 72,000। विच एवर इज हायर शैल बी द जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट। बात समझ आई कि नहीं? बात इतनी सी है कि आपको जीएसटी निकालने के 2 तरीके देखने हैं। एक तो जो नॉर्मल सेल वैल्यू है, जितने रुपीस में आप अपना कैपिटल गुड्स बेच रहे हो उस पर सीधे सीधे जीएसटी का रेट लगा दो, एक वैल्यू आपके पास आ गई। दूसरे में आपको रिड्यूस रेट निकालना होता है, रिड्यूस्ड आईटीसी निकालना होता है। मतलब कि आपने 90,000 रुपए का आईटीसी क्लेम किया था इस वाले एग्जाम्पल में, लेकिन 5 साल की एसेट्स में से आपने एसेट को सिर्फ 1 साल यूज किया। ये 5 साल एसेट की लाइफ होती है, हर एसेट की होती है, जीएसटी लॉ में लिखा है। ये मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ। 5 साल हर एसेट की लाइफ आपको मान के चलनी है। अभी इतना सुनो कि आपने जीएसटी 90,000 रुपीज का अवेल किया, लेकिन आप मशीनरी को 1 साल यूज कर चुके हो। लॉ बोल रहा है कि हर क्वार्टर के लिए 5% की वैल्यू घटाते चले जाओ इस आईटीसी में से, और जितना आईटीसी फिर निकल के आएगा उसको आपको गवर्नमेंट को भरना है। क्योंकि आप 90,000 रुपए गवर्नमेंट से लेके बैठ गए। आपने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट देखो ये जो मशीन हम खरीद रहे हैं ना 5 लाख वाली, ये हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे। गवर्नमेंट ने आपको 90,000 रुपए दे भी दिया, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 1 साल अपने बिजनेस में यूज किया। तो गवर्नमेंट बोल रही है ये जो तू हमसे 90,000 रुपए लेके बैठा है ना, चल इसको वापस करने आ जाओ, क्योंकि एसेट को तूने अपने बिजनेस में यूज ही नहीं किया। तो ये जो 90,000 रुपए जो तू मुझसे लेके बैठा है ना, चल अब वापस करने आ। तो गवर्नमेंट इससे बोलती है पर मैं तेरे ऊपर इतना रहम खा रही हूँ कि तेरे से पूरा 90,000 नहीं वापस मांग रहे। जितने क्वार्टर अपनी मशीन यूज की है, हर क्वार्टर के लिए 5% रिड्यूस्ड कर ले, और फिर जो आईटीसी बचेगा वो हमको दे दे। तो देखो, मैंने आपको कहा कि मशीन 1 साल के लिए यूज हुई। 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 1 क्वार्टर के लिए कितना परसेंट रिड्यूस्ड होगा? 5%। तो टोटल कितना रिड्यूस करोगे? 20%। तो आईटीसी कितना था? 90,000। 90,000 में से जब आप 20% फिगर माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा रिड्यूस्ड आईटीसी? 72,000। फिर आप 72,000 और 36,000 को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। हायर कौन सा हुआ? 72,000। तो 72,000 जीएसटी पेबल है, आप इस पेबल को गवर्नमेंट को पे कर दो। ठीक है, लेकिन इनपुट की बात करें, अगर इनपुट को आगे सेल किया जा रहा है तो उस पर जीएसटी कैसे निकलेगा? मान लो 5 लाख के इनपुट हैं, आप 5 लाख के इनपुट को आगे सेल कर रहे हो। ठीक है, 5 लाख की ऑब्वियसली इनपुट हमेशा बढ़ा के सेल किया जाता है। इनपुट की वैल्यू कोई रिड्यूस नहीं होती है। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो उसमें अपना मार्जिन ऐड करोगे फिर सेल करोगे। तो मान लो 5 लाख वाले गुड्स को 6 लाख रुपए में आगे बेच रहे हो, तो जितने में आप बेच रहे हो उस पर सीधे सीधे जीएसटी का रेट लगा लो। जितना भी जीएसटी आपके निकल के आएगा वही जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो इतनी बात समझ आई कि नहीं कि परचेज के टाइम पर तो दोनों में ही फुल आईटीसी मिल जाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट सेल के टाइम पर दोनों में डिफरेंस है। सेल के टाइम पर अगर इनपुट है तो जीएसटी पेबल कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ सेल पर जीएसटी का रेट लगा दो। लेकिन अगर वो कैपिटल गुड्स है तो हायर ऑफ द फॉलोइंग हमको देखना पड़ता है। फॉलोइंग में किस किस का? वैल्यू ऑफ सेल इनटू जीएसटी रेट या फिर रिड्यूस्ड आईटीसी, विच एवर इज हायर। एक डिफरेंस जो आपके लिए काम का है वो था ये। ठीक है, एक और डिफरेंस है
कैपिटल गुड्स और इनपुट में, हालांकि कैपिटल गुड्स और इनपुट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये 3 डिफरेंसेस हैं जो आपके काम के हैं। एक आपको बता दिया, एक ये डिफरेंस है जो कि अभी आपके काम नहीं आएगा, फाइनल लेवल में काम आएगा। ना तो सीएमए स्टूडेंट्स को अभी रिफंड का चैप्टर पढ़ना है, ना ही इंटरमीडिएट वाले सीए स्टूडेंट्स को अभी आपको रिफंड का चैप्टर पढ़ना है। आप दोनों को ही फाइनल लेवल में रिफंड का चैप्टर पढ़ना होता है। बट स्टिल एक बार सुन लो कि जो रिफंड होता है ना, आईटीसी का कभी रिफंड ही नहीं मिलता, याद रखना। मान लो आपने गवर्नमेंट को 1000 रुपए का इनपुट टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट आपको 1000 रुपए कभी वापस नहीं देगी कैश में। गवर्नमेंट बोलती है इसको तू एडजस्ट कर ले अपनी आउटपुट लायबिलिटी से, पर हम तेरे को कैश में वापस नहीं देंगे। लेकिन वहां पर एक केस होता है इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, अभी नहीं पूरी कहानी सुनाऊंगी। उस केस में अगर इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर का केस है तो जो आईटीसी होता है, इनपुट के केस में आपको रिफंड मिल जाता है कैश में, कैपिटल गुड्स में नहीं मिलता। इस बात को मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि इतनी काम की नहीं है आप सबके। अब बात आती है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। यहां पर भी एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस यहां पर है जो आपको काम का है। आप सब जानते हो कि कैपिटल गुड्स को अगर हम बिजनेस के लिए भी यूज करें, साथ ही साथ पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करें, तो हमको उस टाइम पर आईटीसी का क्या करना पड़ता है, अपोर्शनमेंट। फुल आईटीसी हमको नहीं मिलता, आईटीसी को हमको अपोर्शनमेंट करना होता है। तो आईटीसी का अपोर्शनमेंट कैपिटल गुड्स के केस में किया जाता है रूल नंबर 43 में। कैसे किया जाता है ये रूल नंबर 43 जब करेंगे तब सीखेंगे। सिमिलरली इनपुट के केस में जो अपोर्शनमेंट किया जाता है वो किया जाता है रूल नंबर 42 में। तो एक हल्का सा डिफरेंस यहाँ पर है, दोनों की कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। जब आप गुड्स को कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, कॉमन पर्पस क्या होता है आप सबको पता है, या तो टैक्सेबल पर्पस के लिए, या फिर एग्जैम्प्ट, या फिर बिजनेस और पर्सनल। ये दो हमारे कॉमन केस थे कि जहां पर आप जो सप्लाई दे रहे हो वो टैक्सेबल भी है प्लस एग्जैम्प्ट भी है, या फिर आप गुड्स को बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो। तो इनको बोला जाता है कॉमन पर्पस। तो जब भी आप गुड्स को कॉमन पर्पस के लिए यूज करते हो तो उस केस में अपोर्शनमेंट करने का तरीका कैपिटल गुड्स के केस में अलग होता है और इनपुट के केस में अलग होता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, कैपिटल गुड्स और इनपुट्स दोनों के केस में परचेज के टाइम पर पूरा आईटीसी मिल जाता है, लेकिन सेल के टाइम की अगर मैं बात करूं तो सेल के टाइम पर जब आप इनपुट को बेचते हो तो बेचने वाली वैल्यू पर जो भी जीएसटी निकल के आएगा वही आपका आउटपुट टैक्स बनता है। लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में आपको निकालना पड़ता है, आप दो चीजों को कंपेयर करते हो। कौन कौन सी दो चीजों को आप कंपेयर करते हो, एक तो वैल्यू जो आप जितने में आप बेच रहे हो उस पर जीएसटी लगा लो, प्लस दूसरा रिड्यूस्ड आईटीसी। इन दोनों में जो भी हायर होगा वही आपका आउटपुट टैक्स बनेगा। अब बात आती है सर्विस की। सर्विस के केस में मैंने आपको कोई कैपिटलाइज्ड सर्विस नहीं पढ़ाई, सर्विस के केस में एक ही सर्विस पढ़ाई है, इनपुट सर्विस। अब चाहे तो आप उन सर्विसेज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज्ड कर दो, चाहे एज अ एक्सपेंस बुक कर दो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन जीएसटी के केस में सभी तरह की सर्विसेज को इनपुट सर्विस ही बोला जाता है। और एक बार प्यार से बोल दो जय माता दी। बात समझ आई या नहीं? सर्विस के केस में सभी तरह की सर्विसेज को इनपुट सर्विस बोला जाता है, चाहे आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज्ड किया हो, चाहे आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ एक्सपेंस बुक किया हो। बट आप यहाँ पर उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं करोगे, सबको सेम है। देखो, ऑल ट्रीटमेंट आर सेम। कुछ चीज बताऊंगी अभी पढ़ेंगे। सभी तरह की सर्विसेज को क्या बोला जाता है, इनपुट सर्विस। अब देखो, सारी सर्विसेज इन्होंने क्या बोल दी, इनपुट सर्विस, लेकिन एक सर्विस इन्होंने अलग की, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में मैंने आपको 3 कीवर्ड सिखाए थे डेफिनेशन में। वो 3 कीवर्ड्स जल्दी से मैसेज करो, मैं आपको चेक कर रही हूँ कि आपको कितनी बातें रिटेन है कितनी नहीं। 3 कीवर्ड सिखाए थे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में, जल्दी से मैसेज करो, जल्दी से मैसेज करो।
मैम जो 3 कीवर्ड्स आपने सिखाए थे ना, भूल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कोई भी भूलेगा नहीं, जल्दी से मैसेज करो, सबका मुझे आंसर चाहिए स्क्रीन पे। 5 सेकेंड से आपके पास, जल्दी से करो। नाउ टाइम इज ओवर। देखो मैंने आपको बताया था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर आपको मटेरियल भी मिलता है, लेबर भी मिलता है, और जहां पर काम किया जाता है वो प्रॉपर्टी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो इनपुट सर्विस सारी सर्विसेज को बोला जाता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंट है ट्रीटमेंट में। इन्होंने कहा सारी सर्विसेज का ट्रीटमेंट तो एक जैसा होगा, लेकिन जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विसेज होती हैं उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। तो देखो जब आप सर्विसेज को अवेल करते हो, सर्विसेज को जब आप अवेल करते हो, परचेज करते हो, तो उस केस में जितना भी आप टैक्स भरते हो सारा का सारा आपको जीएसटी एज अ आईटीसी मिल जाता है। अदर के केस में यहाँ पर सारी सर्विसेज आ जाएंगी एक्सेप्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको देखना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज को कैपिटलाइज्ड किया है या फिर एज अ एक्सपेंस बुक किया है। अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज को एज अ एक्सपेंस बुक किया होगा तो फिर आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज को कैपिटलाइज्ड कर रखा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपको आईटीसी ना मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईटीसी ब्लॉक होता है। ये बातें मैं आपको पढ़ाऊंगी जब सेक्शन नंबर 17 पढ़ाऊंगी, वहां पर पढ़ाऊंगी। बट अभी मैं सिर्फ आपके माइंड में क्या कर रही हूँ, ओवरव्यू डाल रही हूँ, ताकि वहां पर आप ब्लैंक ना रहो। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप मेरे को आंसर करो। इसीलिए तो मैं अभी इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, ताकि वहां पर जो मैं आपसे पूछूं वो आपको आता हो। तो आपको क्या समझ आया? सर्विस के अंदर सारी सर्विसेज इनपुट सर्विस होती हैं, चाहे आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज्ड कर रहे हो, चाहे आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ एक्सपेंस दिखा रहे हो, बट जीएसटी के अंदर इनपुट सर्विस एक ही है। जैसे होता है ना सबका मालिक एक, ऐसे ही जीएसटी में भी एक ही तरह की सर्विस होती है, उनको बोला जाता है इनपुट सर्विसेज। तो जब आप इनपुट सर्विसेज परचेज करते हो उस पर जो आप जीएसटी पे करते हो उस जीएसटी का आपको आईटीसी मिल जाता है सभी सर्विसेज का। लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको देखना होता है, अगर आपने बुक्स में उसको कैपिटलाइज्ड कर रखा है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको बुक्स में एज अ एक्सपेंस बुक कर रखा है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये देखो ये है पूरा क्रक्स, पूरा रामबाण जो अभी हमने समझा 15 मिनट 20 मिनट लगा के, जो भी मैंने आपको समझाया, अब वो सब मेरे को आप आंसर करोगे। ठीक है, सभी रेडी हो आंसर के लिए? यस मैम, वी ऑल आर रेडी। बताओ इनपुट के केस में आईटीसी फुल मिलता है या नहीं? इनपुट केस में जब आप परचेज करते हो इनपुट्स को, क्या आपको पूरा आईटीसी मिल जाता है? जी हाँ मैम, पूरा आईटीसी मिल जाता है। क्या कैपिटल गुड्स को जब आप परचेज करते हो तो आपको पूरा आईटीसी मिल जाता है? जी हाँ मैम, पूरा आईटीसी मिल जाता है। आप ही ने तो बताया था कोई डिफरेंस नहीं होता, आईटीसी मिलने में पूरा आईटीसी मिल जाता है। जब आप सर्विसेज परचेज करते हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली, जब आप सर्विसेज परचेज कर रहे हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो क्या आपको आईटीसी मिलता है? मैम आईटीसी सिर्फ तभी मिलता है जब आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज एज अ एक्सपेंस बुक कर रखी हो, लेकिन अगर कैपिटलाइज्ड कर रखी हो तो आईटीसी, जल्दी से बताओ मिलेगा या नहीं? तो आईटीसी नहीं मिल पाएगा। अदर सर्विसेज के केस में हमेशा आईटीसी मिलता है, अदर सर्विसेज के केस में हमेशा आईटीसी मिलेगा। चलो वो ये वाला टॉपिक भी अब आपका खत्म हो गया, ये टॉपिक भी अब आपको समझ आ गया। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी। ये एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद मैम प्लीज वो वर्ड बोल दो जो हम सुनना चाहते हैं, कि इस एग्जाम्पल के बाद ये बता दो क्लास खत्म होगी कि और चलेगी, कथा कितनी बची है ये बताओ, काम की बात सब छोड़ो, बाकी सब है बेकार की बात, काम की बात बताओ कि कथा कितनी बची है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा चलता है क्या माइंड में?
देखो मैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप ऐसा सब चलाते होगे मेरी क्लास में कि कितनी बची है, कितनी जल्दी खत्म होगी, थोड़ी सी और बची है। चलो ये एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल मैं नहीं करूंगी, आप सब मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्योंकि आप सबकी एक गलतफहमी मेरे को दूर करनी है। वो क्या गलतफहमी है वो मैं जानती हूँ, पर आप नहीं जानते, वो मैं बताऊंगी, बट आप मुझे इसका आंसर दो। चलो पहले क्वेश्चन सुन लो कि क्या है ये। इसको ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको ये पूरा दिखे। चलिए वेट, चलो ये पूरा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड परचेज फॉलोइंग गुड्स एंड पे जीएसटी। एक्स लिमिटेड है, मान लो मैं कोई एक्स लिमिटेड हूँ, मैंने गुड्स परचेज किए और मैंने जीएसटी पे किया, तो जो मैं जीएसटी पे कर रही हूँ उस जीएसटी का मुझे क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। ठीक है, मैंने इनपुट्स परचेज किए, मुझे आईटीसी 2 लाख रुपए का मिलेगा। मैंने परचेज किए कैपिटल गुड्स 2 लाख रुपए का, मैंने जीएसटी कैपिटल गुड्स पर पे किया। 2 लाख रुपए का जीएसटी मैंने इनपुट गुड्स पर पे किया। मैंने कुछ सर्विसेज भी अवेल की हैं, मैंने कुछ सर्विसेज भी अवेल की हैं। यहाँ पर देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, तो इसको बीच में मत लाना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, आप सब जानते हो। अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सभी सर्विसेज का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, सभी गुड्स का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, सभी कैपिटल गुड्स का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो सर्विसेज भी हमने परचेज की, उस पर भी हमने जीएसटी पे किया है 1 लाख रुपए का। फिर क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ने फिनिश्ड गुड्स सेल किए हैं और उन फिनिश्ड गुड्स पर जीएसटी बनता है 6.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं, डायरेक्ट जीएसटी का कंपोनेंट निकाल के दे रखा है। आउटपुट जीएसटी आपको दे रखा है कि आउटपुट जीएसटी कितना है, 6.5 लाख का है। अब बहुत सारे इनपुट्स भी आपको दे रखे हैं। अब आप सब मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन में नेट जीएसटी पेबल कितने का निकलेगा। मैं वेट कर रही हूँ, आपके पास है पूरे 15 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा टफ नहीं है, 15 सेकेंड्स इज मोर देन इनफ। 15 सेकेंड्स है, आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। सभी को सोचना है, सभी को करना है, ये मत सोचना कि ये तो ब्रेक मिल गया, क्योंकि पता तो मेरे को लगता नहीं है, हो सकता है बहुत से चले भी गए हो ब्रेक समझ के। 15 सेकंड के बाद देखना कुछ बच्चे तो आएंगे अब 2-3 मिनट में, कुछ बच्चे तो ब्रेक समझ के जा चुके होंगे, कोई अपना पानी पी रहा होगा, कोई जो साथ में पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठे होंगे वो खा रहे होंगे। वैसे कहाँ मिलता है अब लॉकडाउन में कुछ। कोई क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मेरे को बताओ प्लीज, वो तो भी पता लगेगा जब आंसर आएंगे। 15 सेकेंड्स तो हो चुके हैं, जल्दी से आंसर करो। मैम क्या आंसर, हमारा तो ब्रेक चल रहा है यहाँ पे, हमारा तो ब्रेक चल रहा है। चलो ठीक है, अब जल्दी अब फिर से बोल रही हूँ, 5 सेकेंड्स है, 5 सेकेंड्स लास्ट है, जल्दी से रिप्लाई करो जिसको करना है, उसके बाद टाइम इज ओवर, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आप सुनोगे। चलो बहुत वेट कर लिया। इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट टैक्स निकालना है, तो आउटपुट टैक्स नेट जीएसटी पेबल निकालना है। आप सबको पता है आउटपुट टैक्स कितने का है, 6.5 लाख रुपए का। आउटपुट टैक्स है 6.5 लाख रुपए का। नेट जीएसटी पेबल निकालने के लिए क्या करते हैं, आईटीसी रिड्यूस करते हैं। तो आईटीसी रिड्यूस करेंगे हम, आईटीसी ऑन इनपुट पर कितना आईटीसी है, 2 लाख रुपए का। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स पर कितना आईटीसी है, 2 लाख रुपए का, इसको भी माइनस करेंगे। और सर्विस पर कितना इनपुट है, सर्विसेज पर कितना आईटीसी है, 1 लाख रुपए का, इसको भी माइनस करेंगे। तो बचा कितना, बचा 0.50 लाख। 0.5 किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। 50,000 रुपए गवर्नमेंट को चला जाएगा और यही होगा हमारा नेट जीएसटी पेबल। और सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी।
50,000 रुपए चला गया गवर्नमेंट को 0.50। अब देखो बच्चों को गलतफहमी क्या थी वो मैं बताती हूँ। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा था कि ये जो सेल के टाइम पर हम फिनिश्ड गुड्स सेल कर रहे हैं, क्या इस वाले आउटपुट को हम इनपुट वाले से इनपुट का टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? क्या हम कैपिटलाइज्ड गुड्स का क्रेडिट ले सकते हैं? क्या हम सर्विसेज का भी क्रेडिट ले सकते हैं? जी हाँ, यही तो गलतफहमी मेरे को दूर करनी है आज आपकी। आपके पास इनपुट है, ठीक है। समझो एक बॉक्स है, जैसे कि पानी की टंकी होती है, उसमें क्या होता है, पानी स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है, होता जाता है, ठीक है। क्या पानी पे कभी नाम लिखा होता है कि ये वाला पानी है, ये वाला पानी है, ये वाला पानी है? पानी पे तो बिल्कुल नहीं लिखा होता। हालांकि जीएसटी में तो पूरा बुक रजिस्टर सब कुछ मेंटेन होता है, सब कुछ लिखा होता है। स्टिल सुनो, एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एक बॉक्स है, उसमें सभी तरह के आईटीसी आके डाले जा रहे हैं। लो, उसमें डाल दिया हमने फिनिश्ड गुड्स मतलब कि कैपिटल गुड्स का, फिर उसमें डाल दिया इनपुट का आईटीसी, फिर हमने उसमें डाल दिया सर्विसेज का आईटीसी। इतने सारे आईटीसी एक बॉक्स में हमने भर रखे हैं, ठीक है। अब पता थोड़ी है कौन से वाले का आईटीसी ले रखा है, वो वाली सर्विस कब सेल होगी। क्या ये आईटीसी वेट करता रहेगा क्या? अरे मैं कब यूज होऊंगा, मैं कब यूज होऊंगा, मैं कब यूज होऊंगा, ये वेट करता रहेगा क्या? कि ये जो मान लो 5 लाख रुपए का जो आईटीसी है वो सर्विस पर था, तो ये 5 लाख वाला आईटीसी वेट करेगा क्या कि उसकी वाली सर्विस आगे कब जाएगी, कब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगा, कब ये वाला आईटीसी नेट ऑफ होगा? क्या ये वेट करेगा? जी नहीं, ये वेट नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ और ये चीज माइंड में डालो कि जितने भी आउटपुट टैक्सेस होते हैं आपके, और एक साइड होते हैं आपके इनपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्सेस को आप यूज कर सकते हो अपने आउटपुट टैक्सेस को सेट ऑफ करने के लिए। कोई सा वाला किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक डब्बे में चीजें जा रही हैं तो वो डब्बे में जाके चीजें अपना अस्तित्व खो देती हैं। फिर थोड़ी पता लगता है कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। अगर आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो रखा है, आप उस आईटीसी को अपने किसी भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो। तो यही गलतफहमी मेरे को आपकी दूर करनी थी, क्योंकि बच्चों का होता है ना, जिस सर्विस के लिए लिया उसी सर्विस को जब आगे हम सेल करेंगे तब ही उसको यूटिलाइज करेंगे। क्या ऐसा नहीं है? आपके पास आईटीसी है, आगे कोई भी काम कर रहे हो, आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है, तो उस वाले आईटीसी को आप अपने आउटपुट टैक्स के लिए परचेज कर सकते हो। एक चीज और आपके साथ डिस्कस करूंगी, चलो मान लो ये है कोई टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। इन्होंने गुड्स परचेज किया था, इन्होंने ए गुड्स परचेज किया, इन्होंने बी गुड्स परचेज किया, इन्होंने सी गुड्स परचेज किया। इन तीनों तरह के गुड्स पर इन्होंने जो आईटीसी ले रखा है, इन तीनों तरह के गुड्स पर वो इन्होंने ले रखा है 30,000 रुपये, ठीक है। ये जो इनकी एक दुकान है, ये जो ABC 3 तरह के गुड्स थे इनकी दुकान पर आ गए। इनकी दुकान पर पहले से 2 गुड्स और पड़े थे, X और Y, ठीक है। एक दुकान पे पहले से तो बहुत सारा सामान होता है, नया सामान आने की वजह से ये थोड़ी ना होता है कि पुराने वाला सामान बेचना बंद कर देंगे। क्या ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये टैक्सेबल पर्सन की दुकान पर जो कस्टमर आया, उन्होंने जो गुड्स खरीदा वो खरीदा X और Y। X और Y गुड्स पर जो इनका आउटपुट टैक्स बन रहा था 50,000 रुपये, क्या ये 30,000 रुपये जो इन्होंने ABC गुड्स पर लिया था, क्या वो 30,000 रुपये ये यहाँ पर XY के लिए एज अ ITC यूज कर सकते हैं या नहीं? प्लीज जल्दी से मैसेज करो। जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मैम अभी आप ही ने तो बताया था कि ABC गुड्स ऑफिस में आ गया, दुकान पर आ गया,
उसका आईटीसी अब आप क्लेम कर सकते हो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डजेंट मैटर। पता थोड़ी है एबीसी गुड्स कब बेचेगा, कब उसका कस्टमर आएगा। हो सकता है 5 साल तक कोई कस्टमर ही ना आए, तो क्या 5 साल तक आईटीसी पड़ा रहेगा क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो गया है तो उस आईटीसी को आप किसी भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आज का जो मेरा टॉपिक है वो होता है यहीं पर खत्म। आप सभी अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर में जो भी आज पढ़ाया है और आज से पहले की 2 क्लास में पढ़ाया है, हर एक बात आपको आनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।